बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वी होप आप बिल्कुल खैरियत से हैं। और सर्दियां बढ़ती जा रही हैं जनाब, हर गुजरते दिन के साथ ठंडक में इजाफा होता जा रहा है, तो अपने बच्चों को सर्दियों से ख़ास तौर पर बचाएं, क्योंकि आती सर्दी और जाती, सियाने कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आती सर्दी और जाती सर्दी जो होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि डे में जो टेम्परेचर है, धूप निकली होती है, गर्मी होती है और टी शर्ट में भी आप घूम रहे होते हैं, लेकिन रात जैसे ही होती है तो ठंड शुरू हो जाती है। सेम यही टेम्परेचर का जो खेल है वो आती सर्दी में भी रहता है और जाती सर्दी में भी रहता है। अच्छा खैर जनाब, सर्दियों की जब बात करते हैं तो ओढ़ना, बिछोना, पहनना, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, कंबल निकल आते हैं और रजाइयाँ निकल आती हैं, कपड़ों में जैकेट्स और सब ऐड हो जाता है। जूतों में क्या ऐड होता है ना? जूतों में बहुत कुछ ऐड हो जाता है। और अगर जूतों की आप बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ को मैं लिंक करूँगी कि शादियों का जो सीज़न है ना वो सर्दियों के आते ही शुरू हो जाता है, फेस्टिविटी शुरू हो जाती है। और जब शादियों की बात होती है तो माइयों हो, मेहंदी हो, कोई भी इस तरह का इवेंट हो, उसमें खुद से बहुत शौक से पहने जाते हैं। खवातीन जो है उनका कंफर्ट लेवल भी होता है, पहनी जाती है, हाई हील्स भी पहनी जाती हैं, खुद से भी पहने जाते हैं, लॉन्ग एंड एंकल बूट्स भी पहने जाते हैं। नवंबर शादियों में नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कहा जाता है शादी सीजन है, पाकिस्तान शादी सीजन है पाकिस्तान में। तो खुशबू की बात क्यों कर रही हैं आप? मैं तो हाई हील्स की बात करना चाह रहा था। वैसे आप क्यों हाई हील्स की बात करना चाह रहे हैं? मैं तो इसलिए हाई हील्स की बात करना चाह रहा था कि कुछ लोगों को बहुत शौक होता है ऐसे जूते पहनने का कि उनकी पर्सनैलिटी में वो वॉक कर रहे हो या कि बैठे हो तो सबसे ज्यादा जो चीज नोटिस हो वो उनका जूता हो। Exactly. कुछ लोगों की ये कोशिश होती है, तो क्या आपकी भी ऐसी कोशिश होती है? बिल्कुल, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई शू चॉइसेस। और मुझे लगता है कि जूता जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी की अक्कासी करता है, उसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड स्पेसिफिकली, लेकिन जूता आप जो भी पहने, आपका जूता साफ हो, आपका जूता जो है वो ट्रेंडी एंड क्लासी होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करे। कलर का हो, मतलब एवी, मतलब बहुत नियॉन कलर का हो, फिर उस बारे में क्या? अगर वो आपके आउटफिट के साथ मैच करे तो नियॉन भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो मैचिंग और कंट्रास्ट है ना, किसी दिन ना प्रोड्यूसर साहब इस पे भी किसी दिन हम शो करें कि ये कंट्रास्ट मतलब वुमेन ऑलवेज टॉक अबाउट मैचिंग और जो बंदे हैं they always talk about contrast. अच्छा, yes. मुझे लगता है कि मर्द इतने पर्टिकुलर नहीं होते, वो इतनी मैचिंग के चक्कर में पड़ते हैं। देखिए लेडीज जो हैं वो जी पिंक शर्ट है तो पिंक की पर्स हो, पिंक की जूता हो और इस पे तो इतनी मीम्स बनी हुई है कि यहाँ तक हो जाता है कि बकरा ईद के लिए जब बकरे की शॉपिंग करने जाती है खवातीन कहती जाके, अच्छा भाई अगर पिंक कलर में है तो दिखाओ। ठीक है, तो कितनी इस तरह के मीम्स हैं। अच्छा वैसे जो है ना ये कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल वाकई खवातीन बहुत रखती है। इस सेंस में आप लोग बहुत लकी होते हैं कि झंझट ही कोई नहीं है, बस कुछ कलर्स हैं बेसिक आप लोगों के, वो पहनो तो अच्छी बात साथ है में ब्लैक एंड ब्राउन जूता पहनो और हर सूट के साथ चला लो। अच्छी बात है, नेचुरल रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी प्रेफरेंसेस की बात है। कुछ लोग यू ऑलवेज टॉक अबाउट ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में आते हैं। अच्छा जनाब, हिना ने जिस तरह खुस्से का जिक्र किया, तो जैसे ही शादियों का सीजन आता है तो खुस्सा मार्केट में बहुत ज्यादा इन हो जाता है। खवातीन का खुस्सा, लड़कों की कोलापुरी, मेहंदी या माइयों का जब फंक्शन होता है तो खुस्सा जो है ना वो कंपल्सरी हो जाता है। कंपल्सरी हो जाता है। अच्छा अगर खुस्से में बात करें, कंफर्ट लेवल भी बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा होता है। और अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं और खुस्से की हिस्ट्री की बात करें तो 17th सेंचुरी में मुगल बादशाह जहांगीर ने इसको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया। इसके ऊपर कुछ एम्बेलिशमेंट्स लगाई गई, सोने और चांदी की तारों से इसके ऊपर कढ़ाई करवाई गई और बहुत जो है ना महंगे ऊपर मोती लगाए गए, जिसके बाद हमारा है ये असासा। बिल्कुल। और जमील जब ये हमारा हेरिटेज, हमारे कल्चर का हिस्सा है। और इसके अलावा ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जब शुरू में खुस्सा बनाना स्टार्ट किया गया तो उसका जो सोल होता था वो लकड़ी का होता था। अब तो खैर खुस्सा जो है वो चमड़े का बनता है और उसको जो है ना बहुत ज्यादा उसका ख्याल भी रखा जाता है कि मॉइस्चर उसमें ना जाए, क्योंकि चमड़े से बना होता है, लेदर से बना होता है। लेकिन खुस्सा जो है शुरू में अगर बात करें तो उसका जो सोल होता था वो लकड़ी का होता था और खुस्सा इतना कंफर्टेबल नहीं कंसिडर किया जाता था। लेकिन 17th सेंचुरी में मुगल बादशाह जहांगीर ने इसको आके इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की, कुछ चेंजेस की और इसको थोड़ा गॉडी बनाया, इसको खूबसूरत बनाया। तो हमने बहुत खुस्सा कर लिया, अब हम चलते हैं अमन के पास जो हमें ये बताएंगी कि मार्केट में खुस्से के नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ओवर टू यू अमन।
का हो या पैरों का, शुरू से ही इंसान की ज़रूरत रहा है। मुख्तलिफ मौक़ों पर मुनफरिद नज़र आने के लिए नित नए मलबूसात के साथ अगर हम अपने ट्रेडिशनल खुस्सों की शॉपिंग ना करें तो हमारी शॉपिंग अधूरी मानी जाती है। और आजकल खुस्सों में इतनी वैरायटी आ चुकी है कि शीशे का काम हो या तिल्ले का, हर जो खुस्सा होता है वो अपनी पहचान आप रखता है। आज मैं खड़ी हूँ एक शॉप के बाहर और आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह के खुस्से बेचते हैं और आजकल जिस तरह शादियों का सीज़न चल रहा है तो इनके पास कौन कौन सी वैरायटी है और इन खुस्सों की क्या कीमत है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताएं, आप यहाँ पर खुस्से देख रही हैं तो आप कौन सी इवेंट के लिए लेने आई हैं? मैं लेने आई हूँ मेहंदी के लिए, मेरी कज़न की मेहंदी। कज़न की मेहंदी है। और आपका जो ड्रेस है वो किस कलर का है? वो मेहंदी के कलर्स ब्राइट और बहुत शाइनी है। ठीक है। और आपको इन सब में से लाइक कौन सा खुस्सा अच्छा लग रहा है अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग? आई थिंक ये येलो वाला, क्योंकि बहुत वाइब्रेंट है और मेरे ड्रेस को कलर्स ब्रिंग आउट करेगा। मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो 4 चांद जो लगाए जाते हैं वो अपने ड्रेस के साथ अगर खुस्सों में, तो आप सिर्फ अपनी मेहंदी के लिए ही लोगी या फिर और भी इवेंट के लिए? आई थिंक मैं मेहंदी के लिए लूँगी फ़िलहाल, मगर इस शॉप में इतने सारे खुस्से हैं कि मैं 1 2 3 4 ले लूँगी, क्योंकि इतने प्यारे हैं और इतने खूबसूरत हैं और खुस्से ड्रेस के साथ नहीं, बहुत कलरफुल से लगते हैं। जी, और अगर नहीं हुए तो इनकम्प्लीट लगता है। बिल्कुल ऐसे इनकम्प्लीट लगते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि आपके पास जिस तरह हर किस्म के खुस्से मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आजकल जो है शादियों पर किस किस्म के लोग ज़्यादा वैरायटी लेकर जाते हैं? शादी में ज़रा फैंसी चीज़ें चलती हैं, इस तरह की लगी हुई हैं। इसमें गोल्डन कलर्स, मतलब जो मल्टी कलर्स हैं, गोल्डन कलर्स हैं, उन ड्रेसेस के हिसाब से मतलब इसमें मैचिंग करता हूँ। ठीक है। वैसे तो पहले जो था, अगर हम पहले खुस्से देखें तो एक नॉर्मल मतलब टिल्ले का काम ही इस तरह आ जाता था, लेकिन हम इस अभी देख रहे हैं जो शीशे का काम अलग है, कढ़ाई अलग है और काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है? इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो असल में अब जिस तरह ड्रेसेस की में काफ़ी वैरायटी आने लगी है, उसी तरह खुस्सों में काफ़ी वैरायटी आने लगी है। अब दबके काम के साथ गोल्डन ना, वो दबका है, दबके के साथ दबका मैचिंग हो रही है, लेकिन कस्टमर फिर भी खुश नहीं होता। इतनी वैरायटी है फिर भी कस्टमर कहता है कि ये कलर आपके पास क्यों नहीं है, ये कलर क्यों नहीं। अब ये भी तिले काम में लगे हैं, ये सारे जो हैंडमेड कोड़े दबके काम वाले हैं, ये जो आमतौर पे फैंसी भी चलते हैं वैरायटी, इसमें सारे कलर्स तकरीबन लगे हुए हैं मेरे पास। तो ज़्यादा जो है आपके पास कौन से वाले लेकर जाते हैं? मतलब जिस तरह ख़वातीन हैं वो, मतलब अगर लड़कियां हैं वो तो ज़्यादा मतलब शीशे के काम में लेके जाती हैं, दबके में या कढ़ाई वगैरह में? नहीं, ज़्यादातर ये फैंसी जो स्टोन वर्क वाले हैं। अगर फैंसी में शादी मतलब किसी शादी वगैरह पहनने तो ये वाले, तो फिर अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज आपने कैजुअल में पहनने हैं तो फिर वो लेदर वाले जो सिंपल होते हैं बिल्कुल। तो जो एक लेदर में भी डिफरेंट मेरे ख्याल से किस्में हैं ना, कि आम एक लेदर वाले हैं और एक जो एक अच्छी लेदर वाले कहा जाता है कि भी अगर हम लें तो कहते हैं भाई ये अच्छी लेदर है, और दूसरा, तो उसमें क्या फ़र्क होता है? तो फ़र्क होता है उसकी क्वालिटी का। एक जो लेदर होता है वो लोकल लेदर होता है, एक इम्पोर्टेड लेदर होता है, जैसा ये आपके पीछे लगा हुआ है। ये सारी जो पैडिंग भी इसकी डबल की हुई है और सोल नीचे डबल लगा हुआ है। उसके नीचे सिंगल सोल होता है और सिंगल पैडिंग होती है। तो इनकी क्या प्राइसेस हैं, क्या कीमतों में फ़र्क हैं? जो शादियों वाले हैं, ट्रेडिशनल हैं, उनमें क्या कीमतें हैं उनकी और सिंपल वाले? तकरीबन 1550 1550 रुपीज़ स्टार्ट हो रहे हैं और ये विंडो तकरीबन मोस्टली 2500 2250 तक ख़त्म हो जाते हैं। ये जो हैंडमेड वाले हैं, कोड़े दबके काम है, तिल्ले काम में 3500 3850 डिफरेंट प्राइस हैं। मतलब जिस तरह का वो काम है, इस तरह की क्वालिटी, उस तरह का मतलब उस तरह की चीज़ होती है। लेकिन वैसे जिस तरह ये फैंसी हैं और इसमें शीशे का काम, तो ये ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए या फिर उसकी बारीकी की वजह से वो है? ये फिर मशीनी काम हो, कुछ चीज़ ना सोल का फ़र्क आ जाता है। वो सारा हैंडमेड बना हुआ है, वो सारा हाथ का काम होता है, तो इस वजह से उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये सारा हैंडमेड होता है। ठीक है। तो लोग सिर्फ मेहंदी के इवेंट्स के लिए आपके पास से लेकर जाते हैं या सारे फंक्शंस के लिए तकरीबन लेकर जाते हैं? सिर्फ सारे फंक्शन फिर आपको पता है खुस्सा बहुत ट्रेंडिंग में आ गया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुस्सा। फिर पहले था कि ट्रेंडिंग खत्म हो गई थी, लेकिन अब फिर आपको पता है खाड़ी वगैरह पे उस ड्रेस लेने हैं तो उन्होंने भी साथ नीचे खुस्से रखा होता है आजकल। तो उसके लिए फैंसी में बहुत ज़्यादा वैराइटीज चल रही है। आप कैजुअल पहनने के लिए चाहिए तो वो, लेकिन उस तरफ बहुत वैरायटी लगी हुई है। और बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो आपने मुझे लेदर की 2 किस्में बताई थी, एक सिंगल सोल और एक डबल, तो उनमें क्या प्राइसेस करें? उनमें तकरीबन 500 600 का डिफरेंट है दोनों प्राइसेस का। थैंक यू सो मच।
जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने हमें सारी वैरायटी जो है खुशों की उसके बारे में बताया है, सब कलर्स के बारे में बताया और बताया कि जो मेहंदी का मेन इवेंट है उस पर लोग सबसे ज़्यादा खुशों की शॉपिंग करते हैं और जो लड़कियां हैं वो दबका या सिंपल से ज़्यादा ये शीशा वर्क और जो ये मशीनरी काम है इसके ज़्यादा लेकर जाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि इसमें ज़्यादा कलर्स पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी कह रहे हैं कि जो लड़कियाँ जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं वो ये गिला करती हैं कि आपके पास सारे कलर्स मौजूद नहीं हैं या हमारे ड्रेसेस के साथ नहीं जा रहे। लेकिन मेरे ख्याल से जितने कलर्स लगे हुए हैं, अगर हम ड्रेस में से एक कलर भी कॉम्बिनेशन का चूज़ करें तो उसमें ये सारे जो खुस्से हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ड्रेस के साथ मैच कर ही जाते हैं। थैंक यू सो मच अमन। और अमन ने भी एंड में मैचिंग की बात की। मैं इसी तरफ आ रही थी कि उन्होंने भी कॉम्बिनेशन की, कंट्रास्ट की बात की, तो बहुत जरूरी है जमीन लड़कियों के लिए। मुझे लगता है बनने संवरने का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा ये भी है। इस दौरान मैं यही सोच रहा था कि शायद मैं पता नहीं कुछ ज़्यादा ना बोल गया हूँ, क्योंकि ख़वातीन का जो बनाओ सिंगार है और बहुत तैयार होना है, ठीक है, तो वो दुनिया में जो खूबसूरती है जी वो इसी की बदौलत है ना, जूतों की बदौलत है यूं सजने संवरने में है ना, सजने संवरने में। और सजने संवरने का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है, वो कहते हैं ना हुस्ने ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग, वो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। खैर जनाब आगे बढ़ते हैं। अब बस खुस्सा कलर्स मैचिंग सब बंद। कुछ लोग तो नियॉन कलर के भी ऐसी ब्राइट शूज पहन के जो है ना शो करने भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो फ्रेम आप देखें ना, अगर वो फ्रेम थोड़ा सा खुले और आपको पता चलेगा कि इस तरह के शूज भी लोग पहन के आ जाते होते हैं। अच्छा, तो आप मार्केट में अगर ऐसी चीजें इन है तो फिर खुस्सों के कलर्स पे हमने या मैचिंग पे हमने क्या बात करनी है? जी मैं समझ गई हूँ जमील आपका इशारा किस तरफ है और आप लोगों की तवज्जो जो है ना किस तरफ दिलाना चाह रहे हैं कि नियॉन कलर के जूते बहुत अच्छे लगते हैं अगर वो सूट के साथ मैचिंग हो। अगर आपके आउटफिट के साथ वो नियॉन कलर नहीं जा रहा तो उस नियॉन कलर का क्या फायदा? आई थिंक जरूरी है। अच्छा मुझे ये लगता है कि अच्छा थोड़ी ज्यादा टॉक हो जाएगी, रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि बॉयज जो है ना वो कपड़े जब पहनते हैं तो कपड़ों के हिसाब से वो शूज अपना चूज करते हैं। खवातीन का मुझे ये लगता है कि वो पहले शूज चूज करती हैं, आज मैंने ये पहना उस हिसाब से कपड़े निकालती हैं। अच्छा जमील आज कुछ स्टोरी सुन के आया इसलिए ये इस तरह से कोई स्टोरी सुनी, मैं तो हकीकत पर अपनी बात कर रहा हूं। रूम में कुछ डिस्कशन हो रही थी। देखिए जो मैं ये बात कर रहा हूं ना ये भी ट्रेंड्स हैं, मतलब इसको आपने गलत नहीं लेना, नेगेटिव नहीं लेना। अच्छा जी जनाब अभी आपको सैर करवाते हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की 12 तारीख की। आज़ाद कश्मीर दारुल-हुकूमत, आज़ाद कश्मीर का दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद जो है वहाँ पर तारीखी मकाम बारादरी है, जिसे 1885 में महाराजा रणबीर सिंह ने तामीर किया। इस मुकाम पर ना सिर्फ ये बारादरी मौजूद है बल्कि यहाँ दो दरियाए नीलम और झेलम भी आपस में मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो वकास काज़मी के पास हम चलते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से आज हमें सैर करा रहे हैं इस बारादरी की। इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दुमेल के मुकाम पर और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक तारीखी अहमियत का हामिल मुकाम है ये। यहाँ पर कदीम जो बारादरी है वो यहाँ पर 1885 में महाराजा रणबीर सिंह की जानिब से तामीर की गई थी, जिसको पत्थरों से तामीर किया गया था। आज 137 बरस गुजर चुके हैं। ये बारादरी इंतहाई मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ी है। इसका एक हिस्सा जो है वो दरियाए झेलम के इस जानब, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो दरियाए झेलम के उस जानब तामीर किया गया। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल मुकाम है। यहाँ पर न सिर्फ ये बारादरी है बल्कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके दरियाए झेलम है जो कि वहाँ जाकर दरियाए नीलम से मिलता है और दोनों दरिया एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया में बहुत कम शहर ऐसे हैं जहाँ पर दो दरिया मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो तारीखी मुकाम की हैसियत बताऊँ इस जगह की, तो जिस जगह पर यहाँ पर दो दरिया मिलते हैं उसके साथ तकसीम पाकिस्तान से कबल जो है वो जो शमशान घाट है वो हुआ करता था। इसके साथ साथ इस मुकाम को खासी अहमियत हासिल है जो कि ये महाराजा ने तामीर कर रखा है और 1885 की तामीरात है। और ये एक सियाती मरकज़ भी है। यहाँ पर जो मुजफ्फराबाद में मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है इस मुकाम को दोबारा से डेवलप करने के लिए। और उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा जो गर्माई सियाती सीज़न आएगा उससे कबल इस मुकाम को एक बेहतरीन सियाती मुकाम के तौर पर तामीर कर लिया जाएगा। जी वकास काज़मी थैंक यू वेरी मच। जिस तरह हमें वकास बता रहे थे कि ज़बूं हाली का शिकार है बारादरी का ये तारीखी मकाम है, तो इसके रेनोवेशन का काम भी जारी है। बड़ी तादाद में सयाह हर साल आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं और वहाँ पर खूबसूरत और हसीन वादियों को विजिट करते हैं। तो बारादरी भी एक ऐसा मकाम है जहाँ सयाहों की एक बड़ी तादाद हर साल जाती है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम ऐसे मकामात की सैर कराते रहें जहाँ पर लोग अभी तक नहीं गए, उनको पता चले कि यहाँ पर भी जाकर वो अपनी छुट्टियाँ गुजार सकते हैं।
जाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ही मकाम है। और आप गए हुए हैं वैसे यहाँ पर? बारादरी मैंने, यस, गए मैंने हैं? पीर शनासी, बारादरी, नीलम वैली, वाओ। कैरन, मैंने ये आज़ाद कश्मीर सारा देखा हुआ है। तो वो तो एक एक्सपीरियंस ही ऑल टुगेदर, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जी। आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्थडेज की। आज बर्थडे है जी वकार यूनुस साहब की। हमारे मायानाज क्रिकेटर, कोच, कमेंटेटर, साबिक क्रिकेटर, जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की। वकार यूनुस का शुमार अजीम तरीन बॉलर्स में किया जाता है। और वकार भाई, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज इनका बर्थडे है और सुनो टीवी की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, हैप्पी बर्थडे। एक और शख्सियत का आज बर्थडे है और इस्माइल तारा साहब, उनका बर्थडे है। हमारा एक जाना पहचाना नाम टीवी के ये अदाकार, तो इस्माइल तारा साहब का आज बर्थडे है, तो उनको भी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। जमील, जब इस्माइल तारा साहब का नाम आता है तो मैं अगर अपने बचपन में जाऊं तो 50-50 एक ऐसा जो था ना, उसमें उन्होंने अदाकारी भी की और उसके अलावा उन्होंने खाके भी बहुत सारे लिखे 50-50 में। और 50-50 जो ड्रामा था उसे इतनी यादें वाबस्ता हैं, बचपन का वो ड्रामा है। लेकिन हिना, मुझे लगता है थोड़ा तजाद हो गया है। आपके बचपन मेरे बचपन का तो है, आपने कह दिया मेरे बचपन का। सॉरी, माय कुछ अर्सा पहले आपने लाउंज में बैठे हुए कहा था कि तब मेरे बचपन में ऐसे ड्रामे नहीं हुआ करते, धूप किनारे टाइप के ड्रामे नहीं हुआ करते थे मेरे बचपन में। वो मैंने धूप किनारे भी पता है, अभी 2-4 और भी याद आ जाएंगे। अभी 50-50 मेरे बचपन का हो गया है। ठीक है, अब नासिन आपको भी देखिए, बहुत बचपन का। अच्छा, खैर, तब मैं स्कूल जाना शुरू हुई थी जमील, लेकिन मुझे याद है। इसीलिए कहते हैं कि आई थिंक जमील यहाँ पे ब्रेक ले लें। मर्द हजरात से उनकी सैलरी और खवातीन से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। एज वैसे भी आई बिलीव एज इज जस्ट अ नंबर। ये एज के चक्रों में प्लीज मत पड़े। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक जी, हासिल होके ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और अब बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर आर्मी चीफ की तकर्री पर मुतनाज़ बयान दे दिया है। और इमरान खान साहब का एक वीडियो बयान में ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत के तहत आर्मी चीफ की तकर्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि लंदन का ये जो तमाशा है ये इदारों की मजबूती के लिए नहीं हो रहा। उन्होंने मजीद ये कहा कि नवाज शरीफ ऐसे आर्मी चीफ लगाएंगे जो उनके ख्याल में उनकी मदद करेंगे और दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि अपने आर्मी चीफ लगाने वाली जो ये थ्योरी है ये मुस्तरद हो चुकी है। अब उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ये कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ मेरिट पर तैनाती नहीं करते, जबकि नवाज शरीफ ने ही जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती की, जिन्हें इमरान खान ने तौसीब भी दी। उनका मजीद ये कहना था कि कोई किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ जो है वो इदारे का होता है। तो इसी मुतालिक बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है उसका असल मकसद जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से करना है। तो आपके ख्याल में लॉन्ग मार्च का जो असल मकसद है वो अर्ली इलेक्शन है या फिर आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है? आई थिंक इमरान खान ने, इवन उनके पॉलिटिकल लीडर्स ने बड़ा क्लियर ये बात की है कि वी हैव गॉट, दे कैन अपॉइंट एनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दे अब वो ये बात नहीं कर रहे हैं। आई थिंक उनका मेन असल मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि अर्ली इलेक्शन करवाया जाए, यही वो प्रेशर डाल रहे हैं और इसीलिए वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ही लाइफ ऑफ ऑल द थ्रेटन, और अभी मेरे ख्याल में आज शायद झेलम भी पहुंचेंगे और उसके बाद फिर पिंडी का रुख करेंगे। अब देखना ये है कि ये कितने लोग जा रहे हैं और अभी मुझे लगता है हुकूमत भी यही देख रही है कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या ये थ्रेट कर रहे हैं, सामने को नहीं कर रहे हैं। बट मेरा इसमें नुकता नजर एक ये है कि हुकूमत को देखें कहाँ तक सिचुएशन को कंट्रोल करना, बिल्कुल सिचुएशन को यूज करना, हालात को ठीक करना। और हुकूमत ने अभी तक कोई एक कदम ही नहीं उठाया जिससे ये हालात बेहतर हो। अगर हुकूमत को एक नेशनल डायलॉग का एक अनाउंस कर कि आएंगे, बैठ के हम बात करते हैं, तमाम ओपन डायलॉग करते हैं जिसमें हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, 4 लोग हम अपने करते हैं, 4 अब अपने करें, देन थिंग्स में भी जब इकट्ठे बैठते हैं तो आइस मेल्टिंग होती है, कहीं ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। और एट द बेस्ट नहीं होता, आपकी कामयाब नहीं होते,
एटलीस्ट हुकूमत कैन से कि जी हमने कोशिश की। बिल्कुल। इमरान खान तो वेरी स्टफ डिड नॉट एग्री, बट ये कहते हैं कि इमरान बात नहीं करना चाहता, जी हम किससे बात करें, आप कॉल दे दें, उसके बाद जो भी होता है वो देखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इस स्टेज के जो आर्मी चीफ की तैनाती की बात है उसको इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना ही नहीं चाहिए। सारे प्रोफेशनल हैं, 3-4 जो टॉप के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उसका प्रोगेटिव होता है, वो बनाए नॉमिनेट करें, लेकिन ये जहन से निकाल दें कि वो उस प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे। ही विल सपोर्ट रियासत पाकिस्तान, वो सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को और इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट को। आपके सामने एग्जाम्पल दें, जनरल जिया आए थे तो भुट्टो के साथ क्या हुआ था, जनरल मुशर्रफ आए थे तो नवाज शरीफ क्या हुआ था, जनरल बाजवा आए थे तो नवाज पे क्या हुआ। तो ये इट डजंट मैटर, ये जेन से निकाल दें बिल्कुल। आर्मी की विद फोकस और पूरी फौज फिर उनके पीछे चलती है, उनके अहकामात को एक्सेप्ट करती है और एक जो फौज के निज़ाम में वो चलता है। तो मेरे ख्याल में इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहिएगा कि लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल है, इस खामोशी, इस ताखीर की क्या वजह है? देखें, मैं तो पर्सनली आई फील कि ये इमरान खान जो स्लो मार्च कर रहे हैं, द पर्पज इज़ कि शायद हुकूमत उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए और वो बैठ के अपना नुकसान करें। और अगर अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं, हुकूमत कहती है हम अगस्त में कराएंगे, हो सकता है ये अप्रैल में मई में इलेक्शन में मान जाएं, तो 1-2 महीने से अगर फ़र्क नहीं पड़ता और आपके मुल्क के हालात ठीक होते हैं, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल। और जितने चाहती गैर से काम होगा उतना ही ज़्यादा हमारी इकॉनमी को नुकसान होगा। और हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें सबको पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, पीटीआई को भी, हुकूमत को भी। बट आई डोंट थिंक नोबडी बॉदर, वो टाइम दे रहे हैं और फिर हुकूमत मुझे लगता है ये वेट करिए कि जेलम से क्रॉस करेंगे, जब केपीके से, गिलगित बल्दिस्तान से, कश्मीर से, पंजाब से लोग आएंगे, कितने लोग इकट्ठे होते हैं। मे बी व्हेन लोग कॉन्सल्टेशन हो जाए देन इट इज टू लेट, क्योंकि उसमें कोई शार्प नसब लोग होते हैं, कोई ट्रिगर हैप्पी लोग होते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट आ जाते हैं। अगर वो हालात खराब कर दें फिर कंट्रोल करने मुश्किल हो जाएंगे। तो आप ऐसी सिचुएशन से पहले ही कोई ना कोई इसका हल निकालना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ तैनाती पर मैं एक कमेंट चाहता हूं आपका। इमरान खान साहब बारहा मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में बहुत बार कह चुके हैं, अपने जलसों में भी, लॉन्ग मार्च में भी, मीडिया टॉक्स में भी। आपके ख्याल में इमरान खान साहब के नज़दीक मेरिट क्या है? आई थिंक उनके नज़दीक वही मेरिट जो उनके जहन में था कि वो शायद अपनी मर्जी का आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, जो कि उनकी भी वही गलती है। पॉइंट ये है कि जनरल बाजवा को देख लें, इन्होंने पीटीआई काफ़ी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया, बट देन व्हेन यू स्टार्ट नॉट डिलीवरिंग और आप कोई ऐसी होते हैं जिसे पाकिस्तान की नुकसान और इकॉनमी नुकसान है, देन नोबडी एक्सेप्टेड। भाई पहले मैंने कहा कि रियासत पाकिस्तान की बात है, आर्मी चीफ हमारा सोचते हैं, इसलिए ये PMLN की, पीटीआई की बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करें, जिसको जो आइन में कहा है तरीका, हाँ ये गलत है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इंग्लैंड जाएं, जाके वहाँ पर एक जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जो मुजरिम है, जो मुल्क में वांटेड है और जिनको सजा हुई है, उनसे मुशावरत डेफिनेटली ओपनली नहीं करनी चाहिए। आपके पास 100 तरीके डिस्क्रीट अगर उनसे डिस्कशन करनी है, यू वांट टू गेट हिज ब्लेसिंग, डू इट थ्रू अदर मीन, बट क्योंकि आप मुल्क में कानून के जिम्मेदार हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। अगर आप एक कानून शिकन के पास जा रहे हैं तो यू आर कन्वेइंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान के उनके नज़दीक कानून की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि जी हमने अभी कोई मुशाफरत नहीं की है, जब आर्मी नाम भेजेगी हम करेंगे, क्योंकि इमरान ने कहा कि अगर ये वहाँ मुशाफरत की है और उनकी मर्जी से लेकर आए तो मैं इसको कोर्ट पे चैलेंज करूंगा। आई थिंक दैट इज द रीजन कि अभी स्टेटमेंट चेंज कर। ब्रिगेडियर साहब क्विकली जरा बता दीजिएगा, ये अभी बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसी के हवाले से कोई तरमीम लाई जा रही हैं और वर्ड रिटेंशन इसमें ऐड किया जा रहा है, आपको इसमें हकीकत लग रही है कोई? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो देखें, ये तो असेंबली ने करना है, असेंबली में जाएंगे, एक्ट होगा, वो बात करेंगे। नया पुराने आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियर कह दिया कि मैं रिटायर हूँ, अपने फेयरवेल विजिट्स पर हैं। कल भी वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में ब्लोच रेजिमेंट सेंटर गए हुए, देखूंगे इस ब्लोच रेजिमेंट। तो आई थिंक इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। इसको
रूटीन में जो भी असेंबली पास करती है, असेंबली का काम है कानून साजी करना, लेकिन वो असेंबली जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो, हुकूमत हो, इसको डिस्कस करें, उसके बाद करें। ऐसे जिसमें सिर्फ आपकी हुकूमत के मेंबर्स हैं, बाकी लोगों ने ऑपोजिशन किया, बाइकआउट किया है, आई थिंक ऐसे चीज़ों को इन चीज़ों में नहीं, इस वक्त नहीं लाना चाहिए। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, लॉन्ग मार्च आपको क्या कामयाब होता नजर आ रहा है? देखें, ये अब जब झेलम से ये क्रॉस करेंगे और जब ये रवात के नज़दीक पहुंचने वाले होंगे, दैट इज़ द टाइम, क्योंकि उस वक्त केपीके की गवर्नमेंट भी पिंडी की लिमिट्स पर आ गई होगी। इधर से मंगला से दीना की तरफ से उसके कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोग आ जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो हसन अब्दाल के पास मनसेरा के पास आ जाएंगे, और पंजाब से लोग हर तरफ से आएंगे। वहाँ पता चलेगा कि हाउ मच इज द स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करती है कितने लोग लेके जा रहे हैं। मैं वही बात करता हूँ, खुदा ना खास्ता पीसफुल मार्च को कोई सबोटाज कर सकता है और इसको खून खराबा हो सकता है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जरूर मुज़ाकरात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, अल्टीमेटली यू सेटल ऑन टेबल। इसलिए इससे पहले कि ज़्यादा हालात खराब हो, आप बैठें और मुज़ाकरात करें, कोशिश करें। उसमें जब बैठते हैं तो आइस मेल्टिंग होती है, दोनों तरफ से जो लोग अगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले हैं तो दे फाइंड सम सोल्यूशन। नहीं होता देन ये लॉन्ग मार्च और उसके बाद हुकूमत का एक्शन वो तो इमिनेंट लगता है। ये चीज नहीं आनी चाहिए। आई प्रे कि अल्लाह ना करे कोई भी कीमती जान जाए इसके अंदर। अच्छा, अब ब्रिगेडियर साहब, अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना ही इसका आखिरी हल है। अगर थोड़े कुछ महीने पीछे चले जाएं और पीडीएम की जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस शुरू किए और बहुत प्रेशर बिल्ड किया गवर्नमेंट पर अर्ली इलेक्शन की। अच्छा, उस वक्त इमरान खान साहब सिर्फ अर्ली इलेक्शन की बात करते थे, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आर्मी चीफ की तैनाती की बातें उसमें ऐड होती गई। अच्छा, जैसे लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो उसमें भी एक ही सवाल था और एक ही मुतालबा था कि अर्ली इलेक्शन कॉल किए जाए। ब्रिगेडियर साहब, सवाल मेरा यह है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी तो उसमें उस वक्त भी जो लंदन से खबरें आ रही थी वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब खुद भी अर्ली इलेक्शन के हामी ही हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट बने और अर्ली इलेक्शन हो। और उसके बाद जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तब जो खबरें गर्दिश कर रही थी वो ये थी कि शायद मार्च अप्रैल में अर्ली इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं। अब शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए हैं, वो भी रेस्ट में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कोरोना की जो खबर है। और फिर जो लॉन्ग मार्च है वो भी ताखीर का शिकार है, पक्के रास्तों से होता हुआ वो कच्चे रास्तों पर निकल गया, छोटे छोटे शहरों से होता हुआ पहुंच रहा है। मुज़ाकरात तो नो डाउट इसमें एक फैक्टर है कि दोनों तरफ से कोशिश है कि मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो अब कहा जा रहा है अक्टूबर में ही होंगे। तो अर्ली इलेक्शन से दोनों हट गए, पीडीएम भी हट गए और दूसरी तरफ से भी इतना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। इसकी रीजन क्या है आपकी नजर में? बड़े ऑब्वियस रीजन है। ऑब्वियस रीजन ये हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के हैं, क्या उन्होंने अभी तक 8 महीने में कोई एक चीज भी डिलीवर की है? दे हैव फेल्ड टू डिलीवर फॉर व्हाट दे हैड कम। क्या जब आए उनके पास कोई सोल्यूशन था? क्या उन्होंने पेट्रोल डीजल की प्राइस कम कर दी? क्या उन्होंने जो डॉलर्स की प्राइस कम कर दी? क्या उन्होंने गैस और बिजली की कीमत कम की या आवाम को महंगाई से निजात दिलाई? क्या उन्होंने एक काम भी किया? जो इमरान के नैरेटिव था कि जी ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने आए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट ख़त्म करने आए हैं, नैब को इनफेक्टिव करने आए, वो सारे उन्होंने काम किए और आवाम को डिलीवर नहीं किया। दे वांट के अभी उनको एक पूरा साल और मिले, अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन हो और ये बजट अच्छा अनाउंस करें, आवाम को फ़ायदा दें, अपनी गुडविल लाएं, आवाम में दोबारा वापस जा सकें, आवाम का कॉन्फिडेंस गेन कर सकें और फिर इलेक्शन करें। दैट इज द रीजन दे नाउ वांट टू टेक इट, पर नहीं कर सके। और पीडीएम इसलिए जोर लगा रही क्योंकि वो डिलीवर नहीं किया। आवाम अभी पीटीआई के साथ हैं, इसलिए वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि पीडीएम डजंट वांट अर्ली इलेक्शन।
बिल्कुल All सही। right, all right. बहुत शुक्रिया ब्रिगेड रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें वक्त देने के लिए। सीनियर तजियाकार हमारे साथ थे और वो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल के हवाले से अपना तजिया दे रहे थे, और ख़ास तौर पर अर्ली इलेक्शन हो या फिर आर्मी चीफ तैनाती का मामला। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, जी। और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू वाचिंग सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। और अब आपके साथ हम शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंटरेस्टिंग खबरों की जब बात होती है तो थोड़ी सी हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ ऐसी खबरें भी देते रहें जिसके बाद आप लोग जो है, आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, आप लोगों को पता चले कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा खुदा न खास्ता जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, और अपनी आंखें, दिमाग, कान देखते रहे। अब जल्दी से खबर बताए। जी 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 जी। साइबर फ्रॉड का जो है वो सबसे बड़ा जरिया एटीएम कार्ड्स हैं, जिसकी मदद से फ्रॉडी अपनी वारदात सर अंजाम देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा डेबिट क्लोनिंग कार्ड के बारे में एक टर्म है जो हम सुनते रहते हैं, वो है क्या? उसके जरिए फ्रॉडी आपका जो है वो डाटा चोरी करके मिनटों में क्लोन कार्ड तैयार कर लेते हैं और फिर बासानी आपकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर देते हैं। अब इसमें जो डेबिट क्लोनिंग कार्ड है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं कि ऑनलाइन जो है ना वो फ्रॉडिये क्रेडिट और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग के लिए एटीएम मशीनों में स्कैमर लगाते हैं। जैसे ही कार्ड को स्वाइप किया जाता है या एटीएम मशीन में इस्तेमाल किया जाता है तो आपकी जो खुफिया मालूमात है वो कॉपी कर ली जाती है, वहाँ एक डिवाइस लगाते हैं वो, जिसके बाद ये जो फ्रॉडिये हैं, वर्ड फ्रॉडिये यूज करना कंप्यूटर या दीगर तरीकों से आपके इस कार्ड की तमाम तफसीलात जो है ना वो खाली कार्ड में डालकर एक क्लोन तैयार कर लेते हैं और फिर उस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आपकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर लेते हैं। अब आपने करना क्या है, बेसिकली एटीएम मशीन जब आप जाएं तो आप वहां पर देखें जहां जो कार्ड स्लॉट है उसको थोड़ा हिला के देखें तो कि वो लूज तो नहीं है, क्योंकि वो उस स्लॉट के ऊपर एक स्लॉट लगाते हैं, उसके अंदर रीडर्स होते हैं बेसिकली। अच्छा, पिन एंटर करते हुए खास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि बेशक वहां पर पूरा इंतजाम हो लेकिन फिर भी आप हाथ रखें, क्योंकि वो कैमरा भी लगा देते हैं अंदर, वो पिन चोरी करने के लिए। बहुत आपने सही बात की, तो ये एहतियात बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो मुझे जमील जैसा से आपने कहा कि जब आप अपना कार्ड उसमें इंसर्ट करते हैं एटीएम में, एटीएम मशीन जो वहाँ पर लगी होती है, तो आप उसको थोड़ा सा हिला जुला कर पहले चेक कर लें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई स्कैमर तो अंदर नहीं लगा हुआ, क्योंकि स्कैमर में डाटा आपका चोरी करने की सलाहियत होती है। लेकिन ये जो जमील ने बात बताई कि जब आप एटीएम अपना पिन इंसर्ट करते हैं, कोड आपका जो भी होता है उसको भी छुपाएं। ये तो बिल्कुल इस चीज का तो मुझे भी नहीं पता था कि आपको वो छुपाना चाहिए। मुझे जो जितने भी फ्रॉड है ना, साइबर क्राइम जो है, वो मुझे इस बारे में बहुत पहले से इतना ज़्यादा पता है कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों के जो कार्ड्स हैं वो ना चोरी वो होते उनकी जेब में थे, लेकिन उसका डेटा चोरी होता था, पैसे ख़त्म हो जाते थे। ठीक है, अब होता क्या था, ये पूरी दुनिया में ना एक चेन है। पाकिस्तान से कार्ड है, वो पहले उसका डेटा मलेशिया में जाएगा, मलेशिया में थ्रू ऑनलाइन दुनिया के किसी और मुल्क में उसकी परचेजिंग की जाएगी चीज़ों की, और वो परचेजिंग ऐसे नहीं है कि वो बंदा खुद फिजिकली जाएगा और टीवी खरीद लिया या कोई चीज़ खरीद ली, वहाँ तो वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ऑनलाइन परचेजिंग होती है, लाइक एयरलाइन टिकट्स हो गई और इस तरह की चीज़ें, होटल्स की बुकिंग हो गई। अच्छा, फिर वो परचेजिंग करके तो वो सस्ते दामों बेचते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, तो लेने वाले के लिए भी वो एक सस्ते दामों मिल रहा होता है, तो उसके लिए भी एक बड़ा डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, उसको लगता है बड़ा चाम, अच्छा जी ये मुझे सस्ती मिल रही है। तो ये एक पूरा नेटवर्क है जिसके थ्रू वो पकड़े नहीं जाते। अच्छा, ये कितनी वैसे ना आप देखेंगे जो लोग फ्रॉड करते हैं फिर उनका दिमाग भी वो जो है ना उसी तरह से ईवल चल रहा होता है, उसी तरीके में चलता है, गलत तरीके में चलता है। अच्छा, यहाँ पर एहतियाती तदाबीर की जब आपने बात की तो कुछ चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर एटीएम है वो ऐसी जगह पर लगा हो जो बहुत ज़्यादा वीरान हो, या ऐसे मकाम पर आपका एटीएम मशीन आपको नज़र आए जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, उस वक्त आप एटीएम इस्तेमाल करने से गुरेज करें। और जब लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हों, आपको देख रहे हो, आपको पता हो कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप तब एटीएम में जाएं। फिर कोई बहुत ज़्यादा रात गए भी आप एटीएम में ना जाएं, क्योंकि लोग जो अपने अपने घरों में होते हैं, तो इस सिचुएशन चोरी का भी बहुत खदशा होता है ना। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा, पूरी दुनिया में हिना एक चीज़ और इसमें ऐड करते हैं, फिर हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। पूरी दुनिया में कॉन्टैक्टलेस अब
पेमेंट्स पे ना गौर हो रहा है। बिल्कुल। गौर क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है। Practically ठीक हो रहा है, है। आपका जो कार्ड है या आपके फोन में जो ऐप है या QR कोड है, अब दुनिया उस तरफ जा रही है, आपने सिर्फ टैप करना है और आजकल पेमेंट हो पाकिस्तान जाती में है। भी तो ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में ये सीन शुरू हो चुका है ना। अभी हम ब्रेक में यही पूछ रही थी मेरे से, हम बात कर रहे थे, इस पर डिस्कस जी। कर रहे थे कि QR पेमेंट्स और हमारी ऐप में ये ऑप्शन कॉन्टैक्टलेस वाली ये हो गई है, लेकिन हिना मसला ये है कि उसके लिए जो मशीन है ना वो भी होनी चाहिए कंपैटिबल। रेस्टोरेंट्स के पास, होटल्स के पास वो कंपैटिबल होनी चाहिए। ओके। वो कॉन्टैक्टलेस वाली मशीन होगी तो वो हमारा तो वो payment होगी। फीचर जो है वो काम करेगा। Yes. बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट, होटल, कहीं भी आप जाते हैं और अगर आपके पास ये फीचर है और जहाँ पर आप जा रहे हैं ट्रांजैक्शन आपने करनी है, अगर उनके पास ये फीचर अवेलेबल नहीं है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा, जहाँ टेक्नोलॉजी में मेरे साथ एक दो दफा ऐसे हुआ कि वो मशीन थी कॉन्टैक्टलेस वाली। अच्छा। तो ना अब उसका बेसिकली फायदा ये है कि आपने अपना कार्ड हैंड ओवर नहीं करना। तो मैंने उनसे कहा जी लाए मैं करता हूँ पेमेंट। मैंने कहा सर कार्ड दे दे। मैं कहा कार्ड दे दिया तो फिर ये मशीन रखने का क्या फायदा? क्या फायदा? ये एक स्टोर में हुआ मेरे साथ। अच्छा। ठीक है, तो कहते सर क्या मतलब? मैंने कहा अगर कार्ड ही मेरा इससे ले लेना आपने तो फिर आप स्वाइप करें, इंसर्ट करें, जो भी करें, फिर मुझे क्या? फिर मेरे हाथ से तो कार्ड चला गया। True। तो खैर मैंने अपने कार्ड के पीछे जो CVT होता है जनाब, उसमें मैंने हर वक्त टेप लगाई होती है। ठीक है, क्योंकि आप जब पेट्रोल पंप पर भी कार्ड जब दे देते हैं पेमेंट के लिए तो कोई पिक्चर खींच के भी आपके कार्ड की और CVT के तो मैंने जरिए- कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने तो एक मोबाइल बड़ी- के कवर में उस दिन रखा हुआ था अपने फोन को, ये अपने सॉरी क्रेडिट कार्ड तो- को, और मेरे प्रोड्यूसर साहब ने फिर उसको बाहर निकाला और मुझे बताया कि मिस हिना ये आप क्या कर रही हैं। तो बहुत तो उनकी खैर भी जनाब मेहरबानी। आपने भी इन सारे स्कैम से बचना है और अपनी जो जमा पूंजी है और हक बहुत हलाल की ख्याल जो रखना कमाई है। है उसका ख्याल रखना है। आगे बढ़ते जनाब, दो पहाड़ों के दरमियान झूला लगाकर आराम करने वाले शख्स की आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो वायरल हो चुकी है। हमने अक्सर लोगों को चोटियां सर करते हुए पहाड़ों पर चढ़ते हुए तो देखा है, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे दो पहाड़ों के दरमियान झूला झूलते और आराम अरे करते वाह हुए। वाह ये वाह, देखिए जनाब, स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। एक शख्स ये है, हैरानगी में मुब्तला कर देने वाली एक वीडियो है और स्पेन के पहाड़ी इलाके की ये वीडियो है। और ये जो शख्स है जी, जी, इसने जी, जी। खुद ही ये इसके हाथ में बिल्कुल इसने खुद ही ये स्टिक वीडियो है, रिकॉर्ड की है, खुद ही जिसका रिकॉर्ड सेल्फी की है। स्टिक के जरिए इस शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड की है। और अगर आप उसके क्या चल गया? बैकड्रॉप में देखें, ओके। आप इतना खूबसूरत पीछे जो है ना मंजिर है, सूरज की किरणें जो है वो पहाड़ी पर पड़ रही हैं और पहाड़ी पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो है ना वो बर्फबारी भी हुई है शायद रात को, और उसकी वो भी हमें देखने में आ रही है। गोल्डन आवर जान जोखों में डालने वाला काम है, लेकिन और ये देखिए- कैसा शौक है। जी, लेकिन वो आराम कर रहे हैं और आप साथ ही वो उन लम्हात को जो है वो महफूज भी किए जा रहा है। और कैसे मुझे शौक है लोगों के, दुनिया वो में कहते हैं ना लोगों शौक दा कोई मुल नहीं के। शौक दा कोई होता, मुल शौक दा भाई कोई मुल नहीं खतरनाक कितना होता। उसकी हाइट देख के यहीं से जो है ना वो डर लग रहा है। लेकिन मैं तो कितनी इस हाइट पे शख्स, इसने पहले इसको बांधा है झूले को, फिर झूले में फिक्स इसने कैसे हुआ है? मैं तब से ये सोच रही हूँ कि झूले के अंदर कैसे पहुंचा ये शख्स। मतलब इसने एक साइड से बांध लिया, दूसरी दो साइड से चोटियों को बांधा है, एग्जैक्टली दो चोटियों से इन तो ये रस्सियों को अंदर बांधा कैसे है। आया? हाउ डिड ही गेट इनटू दिस झूला? उन रस्सियों की मदद से, उन रस्सियों की मदद That's से। like quite और impossible. फिर उसने अपना बट ये वीडियो प्रो कैम निकाला है। सेल्फी स्टिक ठीक है। निकाली और साथ साथ वो उन मोमेंट्स को कैप्चर करे। लेकिन सोशल मीडिया पर ये वायरल है ना, सबको हैरान कर रही है, हैरानी में मुब्तला कर रही है। और वीडियो बहुत खूबसूरत भी है। अगर हम देखें सूरज की किरणें पड़ रही हैं, देखने बैकड्रॉप भी खूबसूरत है, लेकिन अगेन खतरनाक काम है। आगे बढ़ते हैं जनाब, जल्दी से एक और खबर आपको बताते हैं। जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े महंगे घर हैं और करोड़ों की बात होती है जनाब। और फार्म हाउसेज आ जाते हैं, फिर बहुत महंगी प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बावजूद जनाब एक बहुत खूबसूरत गांव है जो सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बराए फरोख्त है। वैसे मैंने जब ये खबर सुनी तो मेरे माइंड में फौरन से आइडिया आया कि यहाँ पर जाके ये गांव खरीद लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, ऐसे में ये जो पूरे का पूरा गांव है ये 2 करोड़ में क्यों बराए फरोख्त है, इसके बारे में हम आपको अब बताते और हैं। ये गांव भी स्पेन में ही है। ये गांव स्पेन में है जी। और हम वेट करते हैं,
थोड़ा सा और वेट करते हैं। अब आपको बताते हैं कि स्पेन में ये गांव वाकई इतना है। सस्पेंस ना क्रिएट किया करें, जब आप फौरन बता दिया करें। 30 साल से जायद अरसे से गैर आबाद है ये, और सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बराए फरोख्त है। पुरफज़ा ये मकाम है, और आपको बताते चले कि बेसिकली यहाँ पर इस गांव को आबाद किया गया था यहाँ पर डैम बनाने के लिए। डैम बनाने के बाद जो है वो इसको 80s में जो है ना इस गांव को खाली कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी वहाँ पर 44 घर हैं और कुछ लोग भी स्विमिंग रहते हैं। पूल्स हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल है। मतलब ये गांव जो है 1980 में इसको आबाद किया गया था। बिल्कुल। और डैम बनाया गया था, डैम बनाने के लिए इसको आबाद किया गया था, और वहां पर डैम में 1980 में खाली कर दिया गया था। अच्छा 1980 में तो खाली तब कर से दिया लेके था। अब तक ना वो अब खाली खाली है, और तो वो चाह रहे हैं 2 कि करोड़ कोई- रुपए इकट्ठा करें और गाँव क्या पता जमील मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो, मुझे इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। नहीं, फिर भी इकट्ठा तो करना पड़ता है ना। नहीं मेरे पास बैंक क्या से बताऊं। निकाले, उधर से निकाले, उधर से निकाले, तो वो एक जगह तो करने Okay. पड़ेंगे ना। फिर चले स्पेन और वो ये तो हमें जाके पता है 2 करोड़ तो बाप के लिए क्या बात है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक और खबर देते हैं आपको। दुनिया की आबादी 15 नवंबर 2022 को 8 अरब से तजावुज कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है। आलमी इदारे ने 15 नवंबर को जो है वो Day of डे ऑफ 8 8 बिलियन का नाम दिया। और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 7 से 8 अरब तक पहुंचने में 12 साल लगे हैं। ये जो इस टाइम आपको हम बच्चा दिखा रहे हैं पिक्चर में, ये बच्चा जो है ना, ये 8 अरबवां बच्चा है। 8 अरबवां 8 अरबवां बच्चा है। 8 अरबवां ये बच्चा है, और मनीला के जिला टोंडो में इस बच्चे की पैदाइश हुई है। फिलिपाइनी मीडिया ने इसे अलामती तौर पर 8 अरबवां बच्चा करार दिया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सन 1800 के आगाज में इंसानी आबादी जो है वो 1 अरब तक पहुंची, और 1928 में 2 अरब हुई। 1975 में इंसानी आबादी 4 अरब तक पहुंची, और अब 2022 में 8 डबल 8 अरब के संगे मील को अबूर कर गई है। बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है इंसानी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इंसानी आबादी में इजाफे की वजह इंसानी उम्र में बतदरीज इजाफा है, क्योंकि सेहत, ग़िज़ा, सफाई और अद्वियात के निज़ाम बेहतर हुए हैं। इस तरह कुछ ममालिक में ज़्यादा शरह पैदाइश का तसलसल भी बरकरार है, और इस तसलसल के साथ 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा आबादी के लिहाज से। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा भारत आबादी के लिहाज से। इससे पहले चाइना जो है वो आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में लेकिन चाइना ने फिर पॉलिसीज बनाई, बच्चों को बिल्कुल बर्थ को कंट्रोल किया गया, और 2 चाइल्ड पॉलिसी प्रॉब्ली उन्होंने इंट्रोड्यूस अच्छा, करवाई। वो अब उन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, मजे क्या आपको आई? आप एक बात बताओ कि चाइना ने अब ये पॉलिसी खत्म कर दी। अब उनका ये कहना है कि ओके, आपके हों 2, 4, 6 जितने बच्चे कम ही अच्छे से वो निकल आए हैं, बच्चे जितने ज्यादा उतने अच्छे। बिल्कुल। तो इसकी रीजन क्या है, इस पे किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज दुनिया भर में इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मनाया जा रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये दिन 16 नवंबर को 1996 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसके बाद हर साल इस दिन को मनाया जाता है। हर साल इस दिन को मनाते हैं, और इसकी थीम डिफरेंट होती है। इस साल इसकी थीम है टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ आवर वर्ल्ड्स cultures, our forms of expression and ways of being human। ये थीम है, और इस दिन को बनाने का जो मकसद है वो मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अदम रवादारी के नुकसानात से आगाही फराहम करना है। बिल्कुल। और अदम बर्दाश्त जो है वो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपने राइट लेफ्ट देखें तो ख़ास तौर पर जो हमारा मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन सारे मामलात में हम अपने घरों में देखें तो एक ही घर में सुबह शाम बहस हो रही होती है, और अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गई है कि वो बहस, लड़ाई झगड़े की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। तो साइकोलॉजिकली हम इसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर राफिया साहिबा हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं। प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हमारे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टॉलरेंस, बर्दाश्त आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन बाय द टाइम अदम बर्दाश्त का जो बढ़ रही है, आपके ख्याल में साइकोलॉजिकली क्या वजह है इसकी? हमारे माइंड्स क्यों इस तरह के हो गए हैं कि नेगेटिविटी को ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है जी। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहिबा आप ये बताइए कि ये बर्दाश्त करना है क्या?
किस तरह से लोगों को बर्दाश्त किया जाए, इसको भी थोड़ा सा आप पहले तो डिफाइन करें। इस टर्म को जब हम कहते हैं कि बर्दाश्त की कमी हो गई है, ये है क्या? देखिए, टॉलरेंस जो है वो बेसिकली डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। देखिए, हम लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। दो ह्यूमन बीइंग्स, इवन दो ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है? Exactly. उनकी थॉट्स, उनकी इमोशंस, उनके बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, एक आप कह लें कि इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर टॉलरेंस होती है। जैसे कि मैं डाइवर्सिटी को, कोई भी कल्चर की डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटी है, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनालिटी है, उसके ऊपर किस तरीके से मैं रिएक्ट करती हूँ या मेरा उसके ऊपर क्या रद्द अमल है, मेरी उसके ऊपर क्या कॉग्निशंस हैं, क्या सोची हैं। तो ये जो डिफरेंस और डाइवर्सिटी के अंदर रहते हुए हार्मनी के साथ रहना है, ये बेसिकली टॉलरेंस है। तो जैसे अभी आपने थीम की भी बात की कि उसके अंदर आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लोगों की डिफरेंसेस की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई शख्स का कलर जो है वो या कास्ट मुझसे डिफरेंट है, या उसका रिलीजन मुझसे डिफरेंट है, या रिलीजियस सेक्ट मुझसे डिफरेंस है, तो मैं किस तरह उस डिफरेंस को जो है वो अपने उसको अंडरस्टैंड कर रही हूँ और उसके ऊपर रिएक्ट कर रही हूँ। तो आप देखें कि आजकल पॉलिटिकल जो इनटॉलरेंस है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम जो कि हम आजकल फेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनटॉलरेंस तो मैं सोच रही हूँ कि पीक पे आजकल। तो ये इनटॉलरेंस क्या है कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे दूसरे का, आप दूसरे के व्यू पॉइंट को या दूसरे की पॉलिटिकल जो एसोसिएशन है या पॉलिटिकल जो उसकी एफिलिएशन है, उसकी आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, और ये हमारी कॉग्निशंस के और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को और पॉजिटिव साइकोलॉजी को, क्योंकि जो लोग टॉलरेंस के ऊपर बिलीव करते हैं वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, वो हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, वो एक पीस स्प्रेड करते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं। तो उसी से अगर हम देखें तो कौन से लोग होते हैं जिनके अंदर टॉलरेंस नहीं होती, तो यूजुअली अगर हम उसको साइकोलॉजिकली डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं, उसमें ये पता चला है कि जो लोग अग्रीएबल होते हैं, जो जल्दी से लोगों के साथ एग्री कर लेते हैं, या जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होता है जिन लोगों का, और जो एम्पैथेटिक होते हैं, नॉट सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, जो लोगों के शूज़ के अंदर एंटर करके ये उनको पता चलता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँगा तो मैं कैसे फील करूँगा। तो ऐसे लोगों के अंदर टॉलरेंस ज़्यादा होती है। फिर अगर हम इनटॉलरेंस की तरफ आएँ तो बहुत सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर इनटॉलरेंस जो है वो एक तरह की फॉर्म जो है उसका एक तरह का सिम्टम भी होता है। जैसे बच्चों में बहुत कॉमन है अटेंशन डेफिसिट बिहेवियर डिसऑर्डर, तो उसके अंदर इनटॉलरेंस है। हमारी साइकोलॉजी में बहुत से इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर बहुत से एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, फोबिया, पैनिक्स, इनके अंदर जो है इनटॉलरेंस का एक एलिमेंट होता है। फिर डिप्रेशन है, उसके अंदर भी इनटॉलरेंस का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने जितनी भी चीज़ों के नाम लिए, एंजाइटी भी, डिप्रेशन भी, और बच्चों की आपने एग्जांपल दी, इनटॉलरेंस जो है ऑफ कोर्स ये आपके मुआशरे में राइट लेफ्ट से जन्म लेता है, आपके अपने घर से, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्डिंग आएगी आप में और आपका बिहेवियर ऐसा होगा। ये बर्र-ए-सगीर हमारा वही खित्ता है जिसमें सब मिलकर रहते थे, और ये वो खित्ता है जिसमें कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के घरों में भी जाती थी, और सिख, हिंदू, मुसलमान इकट्ठे रहते होते थे। और पार्टीशन के बाद जो बॉर्डर के मामलात हैं उससे हट के हम अगर अपने मोहल्लों में ही देख लें तो इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस है कि हम कोई भी ना तो हुकूक अदा कर पा रहे हैं हमसाये के भी या अपनी फैमिली सिस्टम के भी। हम क्यों इस तरह स्कैटर होते जा रहे हैं? आपके ख्याल में इसकी रीज़न क्या है? आपने बहुत वेरी वेल सेड कि हम लोग एक एज अ मुआशरा बहुत इनटॉलरेंट होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अगर मैं अपना बचपन देखूं तो देयर वाज अ वेरी कोहेसिव सोसाइटी, एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज़, या अगले की लाइफ में भी उनका इंटरेस्ट होता था, एक पॉजिटिव सा मुआशरा था। अब आप देखें कि अगर आपके नेबरहुड में भी कोई प्रॉब्लम भी हो गई है तो मोस्टली लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता दूसरों में। तो मेरे ख्याल में हम जो टॉलरेंस है या इस तरह के कोहेसिव माशरे में ये होता है कि लर्निंग थ्रू मॉडलिंग, जो बड़े
बड़े करते हैं ना, बच्चे उसी तरह सीखना शुरू कर देते हैं। और कई दफ़ा रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू भी हम टॉलरेंस सीखते हैं कि अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अगर वहाँ से आपको जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती तो आप पीछे होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल में हमारे ओवर दीज जनरेशंस या इंटर जनरेशनल ना थोड़ा सा ना लोगों के अंदर इंटरेस्ट, लोगों की वैल्यूज़, लोगों की वेलबींग के अंदर इंटरेस्ट या लोगों के साथ प्यार मोहब्बत कम होना शुरू हो गया है। और इसकी जो बेसिक रीजंस हैं, कुछ इकोनॉमिक रीजंस हैं। आप देख लें कि उस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है माशरे में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए पहले ज़मानों में ये होता था, कोई चीज़ पकती थी ना तो आपके नेबरहुड में 7 घरों में भी लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे और मिल के खाते थे। अब अगर किसी के घर कुछ पक रहा है तो वो उसी के घर पक रहा है, ठीक है। तो वो एक कल्चर जो होता था ना कि आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी होती थी। अगर किसी की बच्ची की शादी है तो सब लोग मिल के उस शादी को फैसिलिटेट करते थे। अब हर बंदा जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की तरफ चला गया, जो हमारा एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर जो कि हमारे दीन में या हमारा एक जो कि रियल हमारा कल्चर था, वो कहीं ना कहीं जो है वो फेड आउट होना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल में हम लोग बहुत ज़्यादा मीडिया के थ्रू जो हमारे अंदर डिफरेंट ख्याल आ रहे हैं या डिफरेंट जो कॉग्निटिव स्कीमास डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हम लोग इन चीज़ों से काफ़ी दूर होना शुरू हो गए हैं। हम इनटॉलरेंस देखें, आप सड़कों पे देखें कि गर्मियां अगर होंगी तो आप देखें कि लोगों की लड़ाई सड़कों पे किस तरह शुरू हो जाती है। अगर कोई शख्स आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है, कोई अगर साइकिल वाला है बेचारा गरीब, आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी तरह अगर कोई आपको वैसे बाईपास कर लेता है तो उससे भी लड़ाई शुरू, किसी की तरफ कोई देख लेता है इस पे भी लड़ाई शुरू हो जाती है, मुझे इस तरह देखा क्यों है। तो कुछ हद तक मेरा ख्याल में हमें अपने रवैयों को दोबारा से रीमॉड्यूल करने की ज़रूरत है, रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि हम लोग आपस में क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह बिहेव करते रहेंगे तो बिलीव मी जो हमारे बाद की जनरेशंस हैं वो किसी को देखना भी पसंद नहीं करेंगी। वो टॉलरेंस छोड़ें, वो किसी की तरफ देखना पसंद, किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगी। और ये सब चीज़ें देखें, ये हम लर्न करते हैं। एक बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंटल स्टडी 1960s में हुई, गुगू डॉल एक्सपेरिमेंट। एल्बर्ट बेंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने की कि उन्होंने बच्चों को दिखाया एक वीडियो में कि बड़े एक डॉल को मार रहे हैं, तो बच्चों ने भी वही चीज़ पिक करनी शुरू कर दी जो वो कर रहे थे। तो ये मैसेज ये है कि हम अगर आज इनटॉलरेंट हैं तो आपके बच्चे आपके साथ भी टॉलरेंस शो नहीं करेंगे। हम देखिए कितने हम लोग इंसिडेंसेस देखते हैं जिसके अंदर पेरेंट्स को बच्चों ने मारा या घरों से निकाल देते हैं। ओल्ड होम्स का हमारे यहाँ पे कल्चर डेवलप हो गया। ये सब क्या निशानियाँ, ये इनटॉलरेंस की निशानियाँ हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे, कह लें कि एक कम्युनिटी लेवल पे भी हमारी टॉलरेंस बिल्कुल कम होनी शुरू हो गई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहिबा। और आपने ये भी कहा कि हमें अपने आप को री-इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है, अपने रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। बताइएगा कि किस तरह से हम इस इंटॉलरेंस को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से अपनी जनरेशन्स को हम एजुकेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे जो बड़ों को जिस तरह जो करते हुए देखते हैं उसी तरह उन्हीं को इमिटेट करते हैं। तो अगर आज हम अपनी जनरेशन को ये मैसेज नहीं देंगे तो फ्यूचर में तो बिल्कुल बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन ग्रुप और आउट ग्रुप का शिकार हो गए हैं। हम लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जब इनटॉलरेंट होते हैं, जब आपको अगले बंदे के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आपके कम्युनिकेशन गैप जो है उसको आप कम करें, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें ताकि आपको जो डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, कई दफ़ा वो इतने डिफरेंसेस होते भी नहीं हैं। और फिर जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं डिसवेड हो जाते हैं, फेड आउट हो जाते हैं और आपका उनके साथ एक तरह का लेवल बन जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, लोग आपस में एक दूसरे को नेगेटिव कॉनोटेशंस में गाली गलौज बुरी बात करके बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इनटॉलरेंस की। और ये जब ऊपर के लेवल पे होता है तो वो डेफिनेटली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और वो नीचे तक सारी चीज़ें आती है। अगर हमारे यहाँ पे माशरे
माशरे में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रुप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ग्रुप, अगर वो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा आपकी, अगर असेंबलीज में जो हो रहा है या जो आपकी सड़कों पे होगा वो वही होगा, आपके दीनी मदारिस में भी वही होगा, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, दरसगाहों में, हर जगह वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। तो उसमें यह है कि हमें थोड़ा सा टाइम अपनी ज़िंदगियों में इंसानों के लिए निकालना चाहिए, हमें थोड़ा सा आपस में इंटरेक्शंस इम्प्रूव करनी चाहिए, हमें जहाँ डिफरेंसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और लिविंग इन अ सोसाइटी, आप देखें मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं और वहाँ पे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाटएवर नेशन, वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। हम देखें कनाडा इज़ अ मल्टीकल्चरल मुल्क, उसके अंदर अगर लोग प्यार से रह रहे हैं तो वो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। जहाँ इंटरेक्शन ख़त्म होगी वहाँ पे आपकी कॉग्निटिव स्कीमाज में, आपके माइंड में, आपकी सोचों में एक डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। जब वो डिफरेंस ख़त्म होगा कम्युनिकेशन से, ऑटोमेटिकली इनटॉलरेंस भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। साथ मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगी, मैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने रवैयों को रिविज़िट करें, अपनी जो आपकी एक वर्बैटम है, एक नरेटिव है, उसको चेंज करें, पॉजिटिव नरेटिव में बात करें। देखें मैसेज हर तरीके से पहुँच सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उसको एग्रेसिवली ही हम उसको करें। और इनटॉलरेंस को ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने माशरे में पार्क्स, हम ऐसी आउटलेट्स क्रिएट करें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जहाँ पे वो अपना एग्रेशन देखें। एग्रेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, अगर वो अंदर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में सामने आएगा। तो वो अगर पार्क्स होंगे, हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, स्पोर्ट्स होंगी, आप देखें जिन दिनों में क्रिकेट मैच हो रहा होता है या कोई गेम्स हो रही होती हैं तो लोग बड़े सुकून में होते हैं। आपने उन दिनों में हमने एक स्टडी की थी कि फ्रीक्वेंसी जो लड़ाइयाँ सड़कों पर होती है वो बहुत कम हो जाती हैं। वैसे तो लोग निकलते ही नहीं है मैच के आगे से, अगर निकल भी आए तो मतलब दे आर मेंटली रिलैक्स्ड। तो अपनी कौम को हमें रिलैक्स करना चाहिए, उनको एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए और उस ट्रिकल डाउन इफेक्ट को जो कि नेगेटिविटी है उसको कम करना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपकी सारी गुफ्तगू से मेरे जहन में हमारे पॉलिटिशियंस के रवैयों के हवाले से भी कुछ सवालात आए हैं, और ख़ास तौर पर आपका ये कहना कि ये ऊपर से शुरू होता है और फिर नीचे तक जाता है। उससे पहले आपने कहा कि हम बड़ों को जो करते हुए देखते हैं वो सीखते हैं। अच्छा, हमारे बड़ों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आज के बड़ों ने ये कहाँ से सीखा? एक तो मेरा ये सवाल है, ना तो ये वेस्ट में कल्चर है ऐसा कि आपने अच्छा बाहर देखा हो कि हमसाया दूसरे हमसायों को बुलाता भी नहीं है या बात भी नहीं करता, ना तो वेस्ट में ऐसा है, ना हमें दुनिया में कहीं और ये एग्जाम्पल मिलती है, ना इवन मुस्लिम कंट्रीज में मिलती है। हाँ, कम्युनिटी सेंटर्स की आपकी मिसाल बहुत फिट बैठती है कि हमारे कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, हम इंटरेक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ, लेकिन ये हमने सीख कहाँ से लिया? हम कहाँ से इंजेक्ट कर दिया गया हमारी सोसाइटी में? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन सिर्फ हमारा एक फैमिली यूनिट नहीं होता, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आपका मीडिया भी है। आपका मीडिया से आप क्या मैसेज ले रहे हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस फ्रॉम द मीडिया। आप देखें कि हमारे जो अब बुजुर्ग हैं वो अगर घरों में बैठे हैं तो वो सारा दिन अगर टेलीविज़न देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनको वहाँ पे वो मैसेज मिल रहा है। और फिर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जो आप लोगों का एक कह लें कि एक माशरा जो है जिसके अंदर कोई कह लें कि हम बच्चे को बाहर भेजते हुए अब डरते हैं, ठीक है। देयर वाज अ टाइम जब हम लोग बाहर क्रिकेट खेलते होते थे, हम पूरे एरिया के बच्चे मिलके खेला करते थे। अब आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हुए डरते हैं। जब आपके अंदर ही इतना कह लें कि इंस्टेबिलिटी हो, आपके अंदर ही क्राइम रेट इतना ज़्यादा हो, जहाँ पे बच्चे अबडक्ट होते हों, जहाँ पे बच्चों के ऑर्गन्स निकाले जाएं, पेरेंट्स तो डरे हुए हैं। पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजें? और फिर उसी मैसेज से बड़े भी वही चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं, वो भी उनकी भी उतनी नहीं एसोसिएशन रही। मतलब ये है कि वो आप मीडिया के मैसेजेस, आप टेलीविज़न से या प्रिंट मीडिया से ये जब चीज़ें ऐसी नेगेटिव देखते हैं ना, तो आपको एक तरह की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, जिससे फिर आप ये चीज़ें जो है इंटरेक्शन अपनी कम करते हैं। अच्छा, ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है ना, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये टॉपिक, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तानी कौम के जो इमोशंस है ना, उनसे खेलना ना सबसे आसान है।
वो इमोशंस जो है ना वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो एहसास कमतरी जगाना और वो रिलीजियस जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, हम डिफरेंसेस को नहीं छेड़ते, ठीक है, लेकिन हम इमोशंस के बारे में जरूर बात करेंगे। इमोशंस हमारी मुआशरे में ऐसे है कि आप इमोशनली ब्लैकमेल करें, हमारे ड्रामास देख लें जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी अब टीवी पे क्या नजर आ रहा है, या पॉलिटिक्स नजर आ रही है या ड्रामास नजर आ रहे हैं। अब ड्रामास में हम क्या मैसेज दे रहे हैं और पॉलिटिकली हमारे फिगर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें, बिल्कुल ठीक है। तो ओवरकम हमने मिलके करना है। तो हमें देखने वाले इस टाइम अपने घरों में इस चीज को आपके जरिए ज़हनों में बिठाएं कि इमोशंस ठीक है, इमोशनली वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी में, लेकिन पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाए और कितना जरूरी है ये? देखिए बहुत इजी होता है नेगेटिविटी का शिकार होना और बहुत मुश्किल होता है अपने आप को पॉजिटिव रखना, ठीक है। देखिए एंगर एक नेगेटिव इमोशन है, लेकिन है इमोशन, हम ये नहीं कह सकते कि किसी को गुस्सा नहीं चढ़ेगा, ठीक है, लेकिन उसको किस तरह सब्लिमिनेट करना है, किस तरह उसको पॉजिटिवली आपने कंस्ट्रक्टिव वे में कि आपने गेम खेल के निकालना है या आपने कुछ और प्रोडक्टिव करके करना है। इसी तरह पॉजिटिव चीज़ें अगर हम देखें, हमारा तो दीन हमें पॉजिटिविटी सिखाता है, जैसे ग्रैटिट्यूड है। अब ग्रैटिट्यूड, अब तशक्कुर है, अल्लाह का शुक्र अदा करना, या आप हर चीज़ का शुक्र अदा कर सकते हैं। हमारे अंदर वो चीज़ भी कम हो गई है। आप देखें कि हम सूरह रहमान में फबियाई अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, अगर हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस रखेंगे ना कि हमारे पास ये है, अगर हम ये सोचेंगे हमारे पास ये नहीं है, तो हम हमेशा नेगेटिविटी में जाएंगे। तो अपनी पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस, अपने पॉजिटिव ट्रेट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपने लोगों को भी रीइंफोर्स करें जब वो कोई पॉजिटिव काम करें। हमारे यहाँ पे माशरे में इस तरह होता है कि अगर कोई नेगेटिव काम होता है उस पर तो फ़ौरन जल्दी से एक फीडबैक आ जाती है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव काम करता है तो उसके ऊपर भी नेगेटिव फीडबैक आ जाती है। तो वो एक बड़ी कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो जाती है, अगले बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल में घरों में पेरेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा अब थोड़ा सा ना टाइम देना पड़ेगा बच्चों को। अब क्योंकि ये गैजेट्स ने जो है ना वो एक फैमिली की कोहेसिव लाइफ, एक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली से हट के गैजेट्स पे चला गया, ठीक है। इंटरनेट आप देख लें कि लोग बच्चे माँ बाप के बगैर रह लेंगे लेकिन इंटरनेट के बगैर नहीं रहेंगे। तो देखें ये चीज़ें, आप इंटरनेट से हर पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज ले रहे हैं, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन आप बच्चे मॉनिटर्ड नहीं है। आप जब बच्चों के साथ बैठ के फैमिली टाइम होता था जब हम छोटे होते थे, तो तब बड़ा अच्छा एक पॉजिटिवली आपकी एक ग्रोथ होती थी। अगर आप बच्चे को दे देंगे गेम्स खेलने के लिए, और पबजी एक गेम थी जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा चली सारी चीज़ें, और आप जब एग्रेसिव गेम्स बच्चा खेलेगा वो इनटॉलरेंट बनेगा। आपने देखना है कि बच्चे को मीडिया से क्या मैसेज मिला। सर्विलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह की एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। आपने समझती कि हमारे जो मौशी हालात हैं उनकी वजह से भी ये इंटॉलरेंस है बहुत ज़्यादा, जैसा से आपने शुरू में भी ये बात मेंशन की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। अच्छा मौशी हालात, मैं इसे एग्री इसलिए नहीं करता, हम शुरू से ये गरीब मुल्क है और आप 70s 80s हम इतने गरीब नहीं थे और जो महंगाई की सूरत हाल है, इन्फ्लेशन बिल्कुल आए दिन हम देखते हैं। रोटी अब एक आम शख्स की दस्तरस से दूर हो गई है। जमीला, आप एक रोटी की कीमत से अगर हम शुरू कर लें ना, बेसिक एक नीड है, रोटी के बगैर 70s 80s में भी चले जाए ना, तो अगर कंपैरिजन किया जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइक आप डॉलर की कीमत या उसके मुताबिक अगर इसका कंपैरिजन करें ना तो सेम हालात है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे। यही बात है, कम्युनिकेशन गैप नहीं था। डॉक्टर साहिबा ने भी यही इसी चीज की निशानदेही की कि कम्युनिकेशन गैप हो गया। मीडिया का फिर एक बहुत अलावा मिल बैठ के खाने वाला टीवी बंद कर देना, आप 9 बजे के बाद टेलीविजन ऑफ करवा दें, इंटरनेट ऑफ करवा दें, लोगों की इंटरेक्शन बढ़ जाएगी। कोविड के दिनों में क्या हुआ जमील? डॉक्टर साहिबा आप इस पर इस बात से याद आया कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने ऑफ लगाया हुआ है, खास 40% ऑफ, डिस्काउंट 30%, कि आप अपना फोन बास्केट में रखेंगे और आप टॉक टू ईच अदर। तो अगर वो लोग इस तरह कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे इस तरह कोशिश। ये एक टर्म है फबिंग। ये फबिंग टर्म है कि अगले बंदे को अगर आप
वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और आप अपने टेलीफोन पे हैं, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव कॉनोटेशन। आप उसको ये शो कर रहे हैं कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट द टेलीफोन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो देखें ये अब आजकल का मैसेज, अब हमारे पेरेंट्स थे, हमें जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते थे तो वो हमें कहते थे टेलीफोन अपना रख के आओ। बिल्कुल। अब हमारे बच्चे हैं, हम उनको ये मैसेज दे भी दें तो वो बच्चे बार बार फिर भी देख रहे होते हैं। मतलब ये कि ये इस तरह की एडिक्शन है कि जिसकी वजह से हमारे जितने भी पैरामीटर्स थे हमारे आपस में इंटरेक्शन के, वो सारे डिरेल्ड हो गए हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स ये कोशिश मोस्टली करना भी नहीं चाहते? वो खुद भी कर रहे होते हैं। वो खुद कर रहे होते हैं और उनको ये बड़ा आसान एक टूल लगता है कि बच्चे आके हाथ में फोन दे दो, खुद स्कूल से बैठ लेकिन जाओ। मुझे लगता है डॉक्टर साहिबा, इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगियों को बहुत हद तक आसान भी बनाया है। ये जो इंटरनेट, ये जो फोन का एक्सेस है और फिर हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन हमने उसमें से नेगेटिविटी पिक कर ली। प्रॉब्लम ये है हाँ, हम उसका पॉजिटिव इस्तेमाल आप करें। उसको यूज करें, लेकिन आप उसको एडिक्शन के लेवल तक यूज ना करें। जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि ऑडिट योर मीडिया डाइट। आप हर वक्त अगर मीडिया पे रहेंगे तो एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर कहा है कि जो लोग इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। देखिए, आप अपने आप को, अगला बंदा तो अपनी पॉजिटिव रील शो कर रहा होता है, कोई भी अपनी बुरी पिक्चर या कोई बुरे मोमेंट्स नहीं शेयर करता, लेकिन ये है कि आप उसको देख के फिर आप अपना उसके साथ मुआवजा जब करते हैं, जब कंपैरिजन करते हैं, तो आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे लोग मुब्तला हो जाते हैं। क्रिएट होती है लोगों में, बच्चों में। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन मैं इस हद तक क्रेजी नहीं हूँ कि मैंने यूज करना है। अच्छा, ये भी मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर चीज का इस्तेमाल जो है वो एक बैलेंस तरीके से आप करें, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये ऐसा चस्का है जो आपको इंडल्ज करता जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग भी है जमील, फिर इसको अगर बन गया ना सोर्स ऑफ, वो बना दिया गया सोर्स, बना दिया गया। लेकिन डॉक्टर साहिबा की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि चीज जो भी आप इस्तेमाल करें उसके फिर प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, आप उसका अच्छा इस्तेमाल करें। आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। आप अपना एक घंटा आप रख लें स्पेसिफिकली कि जी ये मेरा घंटा है, इसमें मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा मैंने नहीं करना। मेरी बात सुनिए, अगर आपको हर घंटे वहां से पैसे आ रहे हो तो आप तो फिर 10 घंटे भी यूज करेंगे तो आप साइकोटिक रोबोटिक हो जाएंगे। पैसे नहीं ना आ रहे होते, हर एक को पैसे नहीं आ रहे होते। कुछ लोग जो है वो अपने पैसे गवा भी रहे होते हैं, दे आर नॉट वर्किंग। और आपके वर्क प्लेसेस के ऊपर मेरा ख्याल में इन चीज़ों को बैन कर देना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो अपना काम ध्यान से करें। और स्टूडेंट्स के तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि कई स्टूडेंट्स को इतनी एडिक्शन होती है कि वो फिर भी देखते रहते हैं, क्लास में भी देखते रहते हैं। तो देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा भी, इससे भी ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे एपिलेप्सी में जो है रैपिड फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की, उसी तरह इसको जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, स्क्रीन टाइम इंक्रीज होता है तो रैपिड फायरिंग स्टार्ट होती है, उससे एग्रेशन इंक्रीज होता है, उससे आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एग्रेशन हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। तो एग्जैक्टली वो इनटॉलरेंस की तरफ जाएगा ना। एक बंदा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा जो इतना ज़्यादा मीडिया यूज़ करेगा, सारा दिन सेडेंटरी लाइफ होगी, उठेगा नहीं, सोफे से नहीं हिलेगा, बेड पे बैठा रहेगा, तो उसकी फिजिकल, बच्चे की अगर नहीं एक्टिविटी बढ़े की नहीं है तो वो उसका जितना एंगर, एग्रेशन है वो उसके अंदर ही रहेगा। तो इसलिए ये फिजिकल एक्टिविटी अब बच्चों की कम हो गई है। बाहर जाते थे, पार्क्स में खेलते थे तो बच्चे जो थे इंटरैक्ट भी करते थे, हर तरह के एज ग्रुप को इंटरैक्ट करते थे, टॉलरेंट थे। लेकिन अगर बच्चे ने सिर्फ अपने मीडिया से इंटरैक्ट करना है और बाहर ही नहीं निकलना, तो ऐसे बच्चे की जो है इंटॉलरेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, अपने शेल में भी वो रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जाते जाते जल्दी से देखने वालों को मैसेज दे दें आज के दिन के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हमारा दीन भी प्रमोट करता है टॉलरेंस को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी रिलीजन सेक्ट से हो। अगर हमने एक हार्मोनियस, एक पीसफुल माशरा बनाना है, एक पीस लविंग बच्चे अगली जनरेशन के प्रोड्यूस होने हैं, तो वो इसी तरीके से हो सकते हैं कि हम सब जो हैं वो टॉलरेंट हों, एक दूसरे की डिफरेंसेस से उनको एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें डिफरेंस। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर राफिया हमारे साथ थी, और बहुत अच्छा लगा आपको हमारे सेट पे आप आई और हमने बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन की। पॉजिटिविटी को अपनाना है जनाब, नेगेटिविटी से दूर भागना है। और डॉक्टर साहबा ने जिस तरह बहुत अच्छी बात की है कि टॉलरेंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में जब होगी तभी आपके मुआशरे में वो फिर जन्म लेगी। तो आज के जो दिन मनाने का मकसद था और जो हमारी डिस्कशन का मकसद भी यही था कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, बहस हो रही हो, कुछ भी हो रहा,
जरा खामोश होके तो देखें। और आज कोई से फर्क नहीं ही पड़ेगा। लोगों को टॉलरेट करना शुरू करें। अगर आपका कोई भी पॉलिटिकल, जैसे जमील ने कहा, कोई भी किसी किस्म का भी किसी से डिफरेंस है, प्लीज अपनी जिंदगी में इसको आज से इम्प्लीमेंट करना जो है ना शुरू कर दें। और वैसे भी कहा जाता है हिक चुप ते सौ सुख। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर वापस आते होंगे हैं। ब्रेक के हम भी थोड़ा बाद। चुप होते हैं, जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे शकरकंदी की। अक्सर हम देखते रहते हैं रेडियो पर लगी होती है, लेकिन हम उसको बुरी तरह से इग्नोर करते हैं और बहुत सारे लोग तो शायद उसको खाना भी पसंद नहीं मैं करते, तो लेकिन ignore नहीं मेरी करता। बहुत फेवरेट है मैं तो मसाला डाल के खाता हूँ ऊपर। मीठी चटनी, थोड़ा सा मसाला डाल के। ये भी पूछेंगे कि उसको सही तरीके से खाया किस तरह से जा सकता है, लेकिन अगर थोड़े से इसके फ़वाइद की बात की जाए तो बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं। रिच इन फाइबर होती है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का कंटेंट होता है वो काफ़ी लो होता है। वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आंतों की जो हेल्थ होती है उसके लिए बहुत अच्छी है। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर डिप्रेशन में कुछ लोग हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में हैं, तो ये बहुत अमेजिंग फूड है और बहुत अमेजिंग स्नैक है। अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जब डिप्रेस होते हैं और स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्नैक इसको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इसको ब्यूटी फूड भी कहा जाता है क्योंकि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन को ग्लोइंग बनाती है, इसमें कैरोटीन होता है। इसके अलावा बालों को घना बनाती है। जिन लोगों को हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। मुंह पे लगा नहीं सकते, आप खा सकते हैं और रिजल्ट्स आपके मुंह पर आएंगे। जी। और बालों के लिए भी, बालों पे नहीं लगाना लेकिन खाना है। बालों पे भी नहीं लगाना। इतने फवाइद वाले जो स्वीट पोटैटोज हैं, इतने कम अरसे के लिए क्यों आते हैं? कम अरसे के लिए ये भी है कि जमील, इनको इस्तेमाल का तरीका क्या है? क्या आपने फ्राइड फॉर्म में इनको खाना है, क्या बॉयल करके? बहुत सारे लोग इसको फ्राई करके, रेस्टोरेंट्स में इवन इसके फ्राइज अवेलेबल होते हैं डिफरेंट सॉसेस के साथ। मुझे लगता है कि वो बहुत जो है ना वो फैटनिंग हो जाते हैं। जैसे चिप्स होते हैं आलू के, उस तरह भी देते हैं। जी जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल हैं और बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं। फिर इसको बेक किया जाता है, इसको कोयले के ऊपर रख के भुना जाता है और बॉयल करके, और कहा यह जाता है कि अगर आप शकरकंदी को बॉयल करते हैं तो आप जो भी केटल में इसको बॉयल करें उसको आप ढांप दें ताकि उसकी भाप बाहर ना जाए। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। इस पर बात करने के लिए कोयले में करते हैं वो कितना मजे का उसका तो टेस्ट ही अलग होता है ना, एक मजेदार सा वो कोयले का भी अंदर वो रेडी वाला जो शकरकंदी है ना, वो कमाल है। सबसे कमाल मैंने वही अभी है। रिसेंटली खाई है रेडी से शकरकंदी खरीद के, और मैंने पहले एक प्लेट खाई, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये कम है, एक प्लेट और खानी चाहिए। एनीवे, इस चीज पे बात करेंगे किस क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करना चाहिए, कितना खाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आयशा नासिर जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर आयशा। बताइएगा शकरकंदी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इसके क्या क्या फवायद हैं? अस्सलाम वालेकुम। है ना, सबसे पहले तो शकरकंदी को इस्तेमाल किस तरह से, इसको बहुत सारे लोग फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं। फ्राई करके इस्तेमाल नहीं करना, बेक फॉर्म में या उबाल के अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसके फवायद ज्यादा बेहतर तरीके से होते हैं। जी। हेल्थ बेनिफिट बेपना है, इसके आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं जो आप बता भी चुके हैं, बल्कि बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपने बताए, जैसे पूरी रिसर्च की हुई है। जी। तो बालों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है। जी। हमारे डिप्रेशन के लिए अच्छी है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी अच्छी मिकदार इसके अंदर मौजूद है जो कि बोलते हैं डॉक्टर्स को बूस्ट करती है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है और हमें बेहतर बीमारियों, कैंसर और डायबिटीज से बचाने के लिए हेल्पफुल है। जैसे है ना, आपने कहा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो, शुगर के पेशेंट मीठी आलू को देता है, तो वो आलू की जगह पे शकरकंदी को बेक करके, मैश करके या बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसका इस्तेमाल है सैलेड के साथ। और जैसे है ना, आपने किया कि एक उसके बाद दिल किया दूसरा खाना, दूसरा नहीं खाना, इसको 100 ग्राम तक इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये फवायद की वजह नुकसान देगी। क्या नुकसान देगी? शुगर है वो बॉडी में बढ़ने लग जाएगी। ऑल्दो इसके अंदर फाइबर की एक अच्छी मकदार है जिसकी वजह से एकदम शुगर ये बॉडी में रिलीज नहीं करती, मगर फिर भी अगर आप जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें तो ये ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको एकदम बढ़ा भी सकती है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि बच्चों को किस फॉर्म में शकरकंदी दी जा सकती है, क्योंकि बच्चे फ्राइज बहुत शौक से खाते हैं। क्या शकरकंदी के फ्राइज बेहतर हैं आलू के चिप्स से? और बच्चों को भी क्या 100 ग्राम्स तक ही दें? जिस तरह आपने बताया कि 100 ग्राम से ज्यादा नहीं देना, तो क्या बच्चे भी 100 ग्राम्स तक ले सकते हैं या वो कम खाएं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों को फ्राइज की निस्बत अगर आप शकरकंदी देते हैं तो वो सेहत के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज जो फ्राइज हैं वो कहीं ना कहीं
उनके अंदर ऑयल की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है। और शकरकंदी इवन अगर आप फ्राई भी करते हैं, वैसे तो बेक फॉर्म में लेनी है, लेकिन अगर आप फ्राई भी करते हैं तो ये अपने अंदर उतना ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करती जितना एक आलू करता है। जहां तक बात है बच्चों को कितनी मिकदार में देनी है, 100 ग्राम ही बच्चों को देनी है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट हमसे ज्यादा होती है। उनकी ग्रोथ चल रही है, इसके अंदर जो मैग्नीज है वो बच्चों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो 100 ग्राम तक ही शकरकंदी जो है वो बच्चों को दी जा सकती है। बच्चों के लिए भी इसके वही बेनिफिट्स हैं जो एक बड़े के लिए है। अच्छा डॉक्टर आयशा, 100 ग्राम्स दिन में कितनी बार ले सकते हैं? हाँ नहीं जमील साहब, ऐसे नहीं करना। दिन में एक ही दफा टोटल जो है वो 100 ग्राम। तो इनफैक्ट अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं तो आप सैलेड के साथ 100 ग्राम शकरकंदी डाल के लंच पूरा मिस कर दें अपना। जैसे अगर आपको आलू बहुत पसंद है तो आप पूरा लंच ना खाएं, रोटी चावल कुछ ना खाएं, जस्ट शकरकंदी 100 ग्राम सैलेड के साथ यानी रॉ वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके वो इस्तेमाल कर लें। वो पूरा मील भी हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी देगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर लोग जब डाइट कर रहे होते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है। तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, गट हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी और न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये भी बताइएगा कि क्या ये पोटैटो का, ये जो आलू होते हैं, क्या उसका ये ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट है अगर हम इसको चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू कर दें? लेकिन ये स्वीट होता है, जैसे आलू गोश्त में तो मुझे लगता है हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके स्वीट फ्लेवर की वजह से। तो किन चीज़ों में इसको हम ऑल्टरनेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, आलू के ऑल्टरनेट के? आलू के ऑल्टरनेट में सबसे पहले तो हमारे पास फ्राइज आ जाते हैं। बच्चे अच्छा। अक्सर स्कूल जाते हुए जिद कर रहे होते हैं हमें फ्राइज दिए जाएं, उसकी निस्बत अगर आप उन्हें स्वीट पोटैटो बेक करके दे देते हैं या फ्राइज की फॉर्म में काट के दे देते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला उसके ऊपर डाल के, इसका एक दफा फ्लेवर डेवलप करना है। एक दफा आपका फ्लेवर डेवलप हो गया है तो उसके बाद आपको इसके साथ मसले नहीं आएंगे। हाँ, जहाँ तक बात है सालन के फॉर्म में अगर आपका फ्लेवर है आप ले सकते हैं, आइडियल फॉर्म नहीं है वो। आइडियल फॉर्म इसकी यही है कि आप इसको, जैसे हम लोग स्टेक्स के साथ, फिलेस के साथ पोटैटो खाते हैं, वहां पे आप इसको रिप्लेस करें। पोटैटो वेजेस की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राइज की फॉर्म में, और मैश करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेक करके कितना इसका मजा आएगा। डॉक्टर आयशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने। बहुत थैंक यू वेरी मच। वाकई कितने फवायद हैं इसके। अच्छा, और अगर बेक किया जाए इसको, और लाइक जैसे वेजेस हम ऑर्डर करते हैं पिज्जा या स्टेक्स के साथ जी, तो उसमें कितना मजा आएगा। मैं आपको एक जल्दी से रेसिपी बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग वेजेस, पोटैटो वेजेस बहुत शौक से खाते हैं, आपने एक ओवन की वो ट्रे लेनी है, उसके ऊपर आपने शकरकंदी के स्लाइस को जल्दी से काटना है, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर नमक आपने स्प्रिंकल करना है, थाइम एक हर्ब होती है, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगी, नहीं मिलती थाइम को मिक्स करा दें, ओवन में रखें। ऑरिगैनो, अरे वाह, ऑरिगैनो पर आप स्प्रिंकल करें, उसको ओवन में रखें और खाएं, जबरदस्त। ये किसी दिन आप बना के लाएं, या आप किसी दिन बना के लाएं, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए। ये पूरी रेसिपी बताइए, किस दिन बना के ला रही हैं आप, पहले ये बताइए। जल्दी ले आऊंगी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की हर बात, और हमारी कोशिश होती है कि सुबह की हर बात की जाए, मालूमात में भी इजाफा किया जाए, कुछ एंटरटेनिंग भी ऐड किया जाए, आपकी सेहत का भी बहुत ख्याल रखा जाए, और सेहत के साथ साथ ब्यूटी, फैशन, हर चीज़ की हम बात करते हैं। जी जमील, आप बहुत खामोश हैं, क्या कोई टॉपिक खामोशी पर टॉलरेंस? आज हमने टॉलरेंस पे बात की है ना। अच्छा, तो आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं। मुजाहिरा भी तो करना है ना हमने लोगों को करके भी दिखाना है कि एक दूसरे को कैसे टॉलरेट किया जाता है जी। और अच्छा, मैं जमील से अभी पूछ रही थी ब्रेक में कि अभी व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा आपने बस चुप करके देखना है। नहीं, मैंने ये कहा था मैं चुप हूँ। मैं टॉलरेट, इस टाइम मैं आज के दिन को कैसे मनाना है मैं वो बता रहा हूँ। अब मैं टॉलरेट कर रहा हूँ। आपने चुप करके इस दिन को मनाना है। I mean, टॉलरेट करना है, कुछ भी राइट लेफ्ट ना गवार गुजरा कुछ भी, लेकिन फिर भी आपने उसको जो है बर्दाश्त करना है। ओके, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। थैंक यू वेरी मच प्रोड्यूसर। अच्छा, क्या आप जानते हैं अब जो है ना हमारा सेगमेंट है जी, और इसमें 2 सवाल हैं आज। ओके, पहला सवाल जो है वो है ऑक्टोपस से रिलेटेड। ऑक्टोपस के कितने दिल और कितने दिमाग होते हैं? अब आप सोचेंगे एक से तो ज्यादा ही है, क्योंकि अगर ये सवाल है तो आई एम श्योर एक तो नहीं होगा। क्यों एक क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज़ अगर ये सवाल है, अगर इतना सिंपल होता तो ये क्या आप जानते क्यों होता? अगर एक हो सकता है थोड़ा ट्रिकी सवाल हो और आप मुझे उलझाना चाह रहे हो। हाँ। अच्छा, फिर कोई हिंट दे दे, कोई ये देखिए, पहले ऑक्टोपस को थोड़ा ऑब्जर्व करें। आपको लगता है कि एक दिल और एक ही दिमाग पे चल रहा होगा ऑक्टोपस? जैसे जैसी इसकी हरकतें हैं
ऑक्टोपस की ऑक्टोपस की क्या हरकतें। आपको लगता है कि कहाँ नहीं निकल जाता I think और इसके- कहाँ से इसके हाथ नहीं चल रहे होते? मुझे लगता है जमील शदीद जो है ना वो छुपाना चाह रहे हैं, इस पे आंसर लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे लगता है इसके एक से ज्यादा दिल होते हैं, और क्या इसके ज्यादा दिमाग? इसका दिमाग भी एक से ज्यादा होता है। चलें, एक से ज्यादा होता है। कितने दिल और कितने दिमाग होते हैं नासरीन, आप भी सोचिए। 3 दिल होते हैं। गूगल नहीं करना, वैसे ही सोचिए। दिस इज जस्ट अ वाइल्ड गेस। आई बिलीव 3 दिल होते हैं। 3 दिल होते हैं, 3 दिमाग होते हैं। 3 दिल होते हैं और 3 दिमाग होते हैं। हाँ जी, आई थिंक आई एम तुक्का है? वाइल्ड, बिल्कुल तुक्का है। 3 दिल वाला ठीक लगा। Okay, लेकिन यही। जो दिमाग है ना वो 9 होते हैं। डोंट टेल मी, 9 ऑक्टोपस brains। के 9 दिमाग होते हैं। 9 इस्तेमाल दिमाग। कहाँ करता है ये इतना और दिमाग? यही तो इस्तेमाल करता है कि कहाँ उसके हाथ होते हैं। एक दिमाग उधर जा रहा है, एक दिमाग उधर जा रहा है। 9 brains, oh my god। हम वैसे एक ही दिमाग से इतने काम कर लेते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑक्टोपस हम ऑक्टोपस नहीं है ना। 9 दिमाग और 3 दिल होते हैं। अच्छा, 3 दिल वाला गेस वाज राइट, बट 9 दिमाग, दिस इज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। अगला सवाल, ओके, शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? आई थिंक 6। 6। दिस इज अगेन अ वाइल्ड गेस। मुझे ऐसा लगता है कार्टून्स में हमने देखा होगा, एक तो ये साइड पे उसकी होती हैं, वो तो फेस पे एंटीने बड़ी होते हैं। नहीं, एक बड़ी सी गोल सी आंखें बिल्कुल वो सामने 2 होती हैं, ठीक है, और 2 पीछे होती हैं, 4 पीछे क्या, वो आगे जाते हुए पीछे भी देख सकता है? पर आई डोंट नो, आई एम क्लूलेस। मुझे लग रहा है कि उसकी 6 आंखें होती हैं। नहीं, ये गाड़ी की तरह वो बैक मिरर्स नहीं है कि इधर से अच्छा, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब बता दिया। मुझे ये साइंटिफिक रीजन का नहीं पता या उसकी नाज़रीन, एनाटॉमी का नहीं पता। आपके ख्याल में नाज़रीन, शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 4 लॉक कर दें इसको। 4 को लॉक कर दें। सुखेरा साहब, आप इसको लॉक कर दें। मुझे लगता है 4 आंखें होती हैं। अच्छा जी, शहद की मक्खी की 5 आंखें होती हैं। ओके, आई वाज क्लोज इनफ। 2 बड़ी आंखें जो कि कंपाउंड आंखें कहलाती हैं। 3 छोटी आंखें होती हैं। सर के किनारे पर मौजूद 2 बड़ी आंखें फौरी माहौल में शक्लों और रंगों की पहचान करती हैं, जबकि सर के ऊपरी हिस्से में मौजूद 3 छोटी आंखें जो हैं वो नेविगेशन का काम करती मतलब शहद की मक्खी ने सर पे ही आंखें रखी हुई हैं। हैं। सर पे ही आंखें और आप रखी ये हुई देखिए, हैं। नेविगेशन का काम है, मतलब ये सुभान तेरी कुदरत कहने का दिल करता है कि सुभान अल्लाह ताला अल्लाह। की कैसी कैसी क्रिएचर्स हैं। और आप मक्खी, अब देखें नेविगेशन का जो एक सिस्टम है, आप बिल्कुल। ये सोचें कि पूरी, अच्छा आपको ये पता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई, तरक्की जी। से मुराद ये कि जिद्दत जितनी भी हाँ जी। आई, टूल्स जो बनाए गए हाँ जी। नेविगेशन का, या अर्थ को एक आने वाला है तो कैसे पता, जी, मौसम जी। का हाल, ये कैसे इन्वेंशन हुई? कैसे इन्वेंशन हुई थ्रू शहद की मक्खी? थ्रू दीज क्रिएचर्स, शहद की Okay, मक्खी, yes, बिल्कुल, चूहा, बिल्कुल, बिल्कुल। कुत्ता, अब जैसे जितनी भी मखलूक है बेसिकली दुनिया पे, हर एक के अंदर एक सिस्टम है। बिल्कुल, ठीक है, अल्लाह की और तरफ से अल्लाह ताला की खासियत है। खासियत है। अच्छा, बहुत सारे लोग अगेन ये कहते हैं, बड़े ये बात करते हैं जमील, दिस माइट बी नॉट करेक्ट, लेकिन जो कुत्ते होते हैं वो जमीन पर जब होते हैं उनको जल्जला आने से पहले जी। पता चल जाता है। जी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव कि जो इस तरह की मखलूक होती है जो जमीन पर बैठती है, जमीन खतरे पर को रहती भांप लेता है, है, खतरे को भांप लेता है। एग्जैक्टली। अब आई डोंट नो ये करेक्ट है अब नहीं मक्खी है। जो शहद की मक्खी है, आप जी। सोचे कि उसका जो नेविगेशन सिस्टम है, वहां से इंसान को ख्याल आया होगा कि अच्छा नेविगेशन भी कोई चीज होती है। हम तो भाई हमारी, अगर हम बिल्कुल, मैं अभी यही सोची थी जैसे चूहे को अब वो प्रोड्यूसर किसी- साहब, क्या आप सही बातें कर रहे हैं? बेहतरीन कह रहे हो। मैंने कहा कि हम, वो भी आज वाह। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे है, वो लोग भी हमें टॉलरेट ही कर रहे हैं जमी। मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? अब सैर कराने का टाइम आ गया, मुझे लगता है कहाँ की सैर बहुत करानी? जरूरी है। और बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में, पाकिस्तान में जो है ना, जितने भी पाकिस्तान के पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, खूबसूरत बगैर पहाड़। किसी इंतजार के आए, आपको वो पहाड़ दिखाते हैं जब बर्फबारी होती है, हो रही है, और वाओ। क्योंकि मौसम सरमा का आगाज हो चुका अच्छा है। जमील, आपने वैसे कभी बर्फबारी अपनी आंखों से देखी है? मैंने तो जरूर देखी है, और मैंने इतनी जबरदस्त ख्वाब में देखी है? नहीं, मैंने एक्चुअली देखी है, जाके देखी है मैंने भूरबन में। हाँ। आपने कभी रियल में देखी है? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जी। ये जो भूरबन और मरी तक की जो बर्फबारी है, इसमें जी। और नॉर्दर्न एरियाज की बर्फबारी में ना जमीन आसमान का चलो, फर्क ये है। तो एक और डिबेट शुरू हो गई। बाबू से टॉप की जो बर्फबारी होगी ना, वो पता चलेगा नारायण का गान की बर्फबारी है। मैं ना, मेरे पास ठीक अब है, वो फुटेज बाकी- नहीं है। अगर मैं आपको वो फुटेज यहाँ पे शेयर करती अपने प्रोड्यूसर साहब के पास, जब मैं सुबह उठी तो लग रहा था कि मैं किसी और मुल्क में हूँ, किसी और दुनिया में हूँ। इतना खूबसूरत व्यू था भूरबन का। एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो, और सूरज की किरणें जब स्नो पे पड़ रही थी
और फिर जब वो golden hour हुआ तो it was beautiful. नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा, बहुत खूबसूरत एक उसका व्यू होता है और इफेक्ट होता है जी, लेकिन जो वहाँ की बर्फबारी ना, असल सही बर्फबारी वो होती है। हाँ, जमील वहाँ गए हैं इसलिए वहाँ की सही बर्फबारी। मैंने कब कहा है कि मैं क्या हुआ या नहीं क्या हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा था जो बची कुची बर्फबारी होती है ना जी, मतलब वो असल में वहाँ होती है। ओके, मतलब जो एक्चुअल वाली बर्फबारी है वो बाबू सर टॉप टेल है ना, टेल। ओके, देखिए मरी के बाद होती है भला, मरी से आप आए इस्लामाबाद इस तरफ नहीं होती ना, तो मरी में बर्फबारी की टेल होती है, मतलब कुछ भी नहीं है वो बर्फबारी, आप ये कह रहे हैं। जो असल वाली जो गाढ़ी बर्फबारी होती है, साफ सुथरी, और उसका व्यू ही कुछ और होता है, क्लीन। और जब फिर आप स्नोमैन बनाते हैं, वैसे मैंने स्नोमैन भी बनाया, मैंने एंजॉय भी की हुई है बर्फबारी। हमने गनीमत समझा हम मरी और भूरबन तक ही जा सके, तो मुझे लगा वो भी मेरे लिए एक अच्छा जो था ना मौका था एक्सपीरियंस करने का। हर चीज, हर वेदर को आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, जितनी शदीद यहाँ गर्मी होती है, सर्दी होती है, बर्फबारी भी जरूरी है। जी अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्फबारी का चूंकि मौसम है और सयाहों की बड़ी तादाद नॉर्दर्न एरियाज का रुख करती है, मरी खास तौर पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, तो आपने अपने टायर्स का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। चेन्स और रस्सियां आपकी गाड़ी में जरूर हों, क्योंकि बर्फबारी जो है वो बहुत फिसलन होती है और उसमें गाड़ी चलाना भी एक महारत होती है। नॉर्दर्न एरियाज में, जीबी में, इन सारी जगहों में बर्फबारी हो चुकी है और सड़कें कवर्ड हैं, लेकिन सयाह फिर भी उस तरफ जा रहे हैं। इट्स गुड, बिल्कुल जाना चाहिए और देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। जमील, आपने पाकिस्तान की खूबसूरती ये बात की कि ख्याल रखें, अपना ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अपने ख्याल के साथ साथ मुल्क का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जब भी आप इसी तरह के किसी भी मकाम पर जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, तो कोशिश करें कि उस जगह को गंदा ना करें, गाड़ी से बाहर रैपर्स ना कि मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, रास्ते में कोई हो तो उसको भी लेते जाएं। मुझे लगा ये वाला ख्याल वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मुल्क को गंदा ना करें, इस तरह की खूबसूरत जगहों को गंदा, सफाई का बहुत ख्याल रखें। और गाड़ी से जो आप शीशा नीचे करके रैपर ठक करके बाहर फेंकते हैं ना, ये बिल्कुल मत करें। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को मैंने ये हरकत करते हुए देखा है। मशहूर मीम है जी, उस मीम के बाद ना हम शो को क्लोज करते हैं, जरा इख्तिताम करते हैं। वो मशहूर मीम ये है कि पाकिस्तान के जिस मर्जी सयाहती मकाम पे आप चले जाएं, आपको ना रैपर्स, चिप्स के और जूस के डब्बे जरूर मिलेंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जो साफ सुथरी होती हैं, जहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां आपको पैम्पर जरूर मिलेगा। बच्चों के डायपर्स, तो माइंड जो प्लीज इसका भी ख्याल किया करें कि जो डायपर्स हैं उनको भी आप डंप करें। जगह बनी होती है, आप थोड़ा सा इंतजार कर ले, आप चॉपर में डाल के गाड़ी में रख ले, ठीक है, और जहाँ जो प्रॉपर जगह हो वहाँ पे उसको डंप करें। वो तो एक ऐसा फेवरेट मशगला है ना, वो जो शॉपर बैग में पेपर होता है, उसको यूं घुमा घुमा के गाड़ियों से फेंक रहे होते हैं। अच्छा, शॉपिंग बैग तो आपने बहुत, मुझे लगता है आप एडवांस उसमें बात कर ली, लोग तो वैसे ही मुझे लगता है दे थ्रो इट आउट ऑफ देयर कार्स विंडो यूजुअली। मत करें, ये रूल में से एक रूल है कि उसको शॉपर बैग में डालना। वैसे मैंने कैसी बातें कर रहे हैं आप, खाली पेपर ही सीधा फेंक दिया बाहर, ऐसे नहीं होता। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, फीडबैक देना ना भूलिएगा। Till tomorrow, take care, see you tomorrow inshallah, bye bye. I love it.